वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के बारे में और बीए सेकंड सेमेस्टर की जो परीक्षा आपकी लगी हुई है, खास करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय या फिर ऐसे कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है और ऑब्जेक्टिव टाइप की भी परीक्षा होती है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो लेक्चर है बेसिकली ये जो अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिन यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो होम साइंस की अगर मैं बात करूं तो होम साइंस में आपको इंट्रोडक्शन टू क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल्स एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में जानना होता है। यानी कि सबसे पहली बात आपको वस्त्र विज्ञान के बारे में, वस्त्र और परिधान का परिचय आपको समझना है। इंट्रोडक्शन टू क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल्स यानी वस्त्र और परिधान का परिचय जानना है और परिवार संसाधन प्रबंधन के बारे में आपको जानना है। ठीक है, एक परिवार को कैसे चलाया जाए इसको लेकर के एक व्यक्ति को क्या क्या चीज़ें जाननी आवश्यक होती हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहली बात कि भाई कपड़ा चुनते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, सिलाई बुनाई कढ़ाई रंगाई पुताई ये सब क्या होता है। ठीक है, ये सब आप पढ़ेंगे। वस्त्र और परिधान के परिचय में वस्त्र में जो सूत होते हैं, धागे होते हैं, सिलाई मशीन के जो पार्ट पुर्जे होते हैं, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलता है। और परिवार संसाधन प्रबंध में कि परिवार को कैसे चलाया जाता है, एक गृहिणी के द्वारा एक प्रकार से परिवार को कैसे मैनेज किया जाता है, परिवार में आय और व्यय का किस तरीके से एक प्रकार से मैनेज करके एक सिस्टमेटिकल वे में परिवार को आगे बढ़ाया जाता है ताकि एक प्रकार से सभी को उनके उचित जो रिक्वायरमेंट होती है वो मिल जाती है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि जो कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे भाई। पहला क्वेश्चन आ चुका है, वस्त्र विज्ञान की परिभाषा लिखिए। वस्त्र विज्ञान की परिभाषा लिखिए। देखिए, जिस विषय के अंतर्गत वस्त्रों का निर्माण करने वाले नेचुरल यानी प्राकृतिक और कृत्रिम यानी मानव के द्वारा बनाए गए, तो प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों का वस्त्र निर्माण की जो तमाम प्रकार की विधियां होती हैं, चूँकि कई विधियों से वस्त्र का निर्माण किया जाता है, तो उन सभी विधियों का वस्त्र की पारिस्कृति और परिसज्जा यानी कि उसको वस्त्र को सजाना, वस्त्र को चमकाने की विधियों का प्रयोग, यानी वस्त्र अच्छा दिखे इसके लिए कई प्रकार की चीज़ें करी जाती, तो वही वस्त्र की पारिस्कृति और परिसज्जा कहलाती है। वो वस्त्रों के रख रखाव का, वस्त्रों को कैसे रखा जाए, उसको वस्त्रों का संग्रह कैसे किया जाए, ठीक है, कौन कौन से वस्त्र कब पहने जाएं, ये सब, तथा वस्त्रों की उचित प्रकार से धुलाई कैसे करनी है, इन सभी का व्यवस्थित यानी कि एकदम से सिस्टमेटिकल वे में और वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक अध्ययन किया जाता है इस विषय वस्तु के अंतर्गत, वो होता है वस्त्र विज्ञान। तो कुल मिलाकर के अगर मैं आपको बताऊँ तो वस्त्र विज्ञान क्या होता है महोदय, वस्त्र विज्ञान जो होता है वो क्या होता है, वस्त्र विज्ञान एक प्रकार से इन सभी का अध्ययन करता है। किसका? वस्त्र निर्माण की समस्त विधियों का, वस्त्रों के निर्माण के लिए जो प्राकृतिक और कृत्रिम तंतु या रेशे या जो धागे होते हैं उनका, वस्त्रों की पारिस्कृति और परिसज्जा का, वस्त्रों के रख रखाव का, वस्त्रों के संग्रह का, वस्त्रों की उचित प्रकार से धुलाई का, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन। दोनों बातों पर ध्यान रखेंगे क्योंकि विज्ञान तभी कहा जाएगा जब व्यवस्थित और वैज्ञानिक होगा। ठीक है, तो व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वही होता है वस्त्र विज्ञान। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न है, वस्त्र व्यक्तित्व निर्माण में किस प्रकार सहायक है। तो व्यक्तित्व का निर्माण, वस्त्र व्यक्तित्व निर्माण में कई प्रकार सहायक है। उपयुक्त समय व व्यवसाय के अनुसार वस्त्र पहनने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में आकर्षण आ जाता है। क्योंकि अगर आप वस्त्र पहनते हैं, अच्छा वस्त्र पहनते हैं तो आप और अच्छे दिखते हैं। ठीक है, यानी वस्त्र जो होते हैं आपको अच्छा दिखाने में मदद तो करते हैं, इसके अलावा आपको एक प्रकार से या दूसरे व्यक्ति आपको देख करके प्रभावित होते हैं आपसे, आपके त्वचा की रक्षा वस्त्र करते हैं। आजकल इतनी तगड़ी धूप होती है तो उसमें वस्त्र के द्वारा ही अपनी त्वचा की देखभाल करते हैं, आप उसको बचाते हैं। दूसरे लोग स्वतः ही उनसे प्रभावित होने लगते हैं। उचित वस्त्रों से व्यक्ति में स्वयं विश्वास उत्पन्न होता है। एक डॉक्टर जो होता है वो अपने टाइप का वस्त्र पहनता है, एक शिक्षक, एक पुलिस अधिकारी, दुकानदार, व्यापारी अपनी उचित वेशभूषा के द्वारा ही आकर्षण के केंद्र होते हैं। उचित वेशभूषा ना होने से व्यक्ति जो होता है दूसरों के मजाक का पात्र बन जाता है। अगर आप अच्छे तरीके से वस्त्र ना पहने तो आपकी मज़ा लेंगे गांव वगैरह के लोग, या फिर शहरों में अगर आप जाएंगे तो हालांकि शहरों में वस्त्र का कोई एक प्रकार से कोई मतलब नहीं, तो जैसा कोई पहने घूम रहा है उसका कोई मतलब नहीं। गाँव वगैरह में अगर आप थोड़ा सा भी शहरी परिसज्जा पहनेंगे तो बहुत लोग मौज लेने लगेंगे आपकी कि भाई ये कैसा वस्त्र पहन लिया तुमने। ठीक है, ये चीज़ें। तीसरी बात, वस्त्रों की दृष्टि से रंग चयन का क्या महत्व है। मतलब वस्त्रों की दृष्टि से अगर देखें तो रंग चयन मतलब किस कलर का कपड़ा जो है इम्पोर्टेंट होता है। ये
तो व्यक्ति की वेशभूषा में रंगों का अपना बहुत महत्व योगदान होता है। आपको बताऊं कि क्योंकि रंगों का उचित चुनाव घटिया वस्त्र को भी अच्छा बना देता है। अगर आपने रंगों का चुनाव अच्छा किया है, रंग एक प्रकार से आपका परफेक्ट है, तो एक प्रकार से आप कितना भी लोकल कपड़ा पहनेंगे, घटिया से घटिया कपड़ा पहनेंगे, वो आपको आप पर अच्छा लगेगा। यानी कि आपको रंगों का एक प्रकार से ज्ञान होना चाहिए, किस रंग का कपड़ा कब पहनना चाहिए और किस कलर के व्यक्ति पर किस रंग का कपड़ा अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें रंगों के आधार पर ही प्रत्येक व्यक्ति की रुचि का आभास होता है। अधिक काले रंग के व्यक्तियों को हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए और जो गोरे रंग के व्यक्ति होते हैं उनको गहरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। यानी जो गोरे रंग के व्यक्ति हैं अगर वो गहरे रंग के वस्त्र पहनेंगे तो उन पर ज़्यादा जचेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन जो काले लोग हैं यानी कि जो ज़्यादा एक प्रकार से थोड़ा करिया होते हैं लोग, उनको एक प्रकार से थोड़ा हल्के कलर के कपड़े पहनेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव उन पर लगेगा, अच्छे लगेंगे। मौसम के अनुसार अगर देखें तो मौसम में आप देखते हैं गर्मियों में अगर आप देखें तो गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने में ज़्यादा बेटर होता है। सर्दियों में आप गहरे रंगों के वस्त्रों का चुनाव करते हैं और ज़रूरी भी होता है। ठंडी में आप गाढ़े रंग का प्रयोग, गहरे रंग का प्रयोग वाले जो वस्त्र हैं ऐसे वस्त्रों को पहनें और ठंडियों में हल्के रंग के वस्त्र आप पहनें। ठीक है, रंगों का चुनाव बेसिकली शरीर की लंबाई के अनुसार भी करना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं गहरे रंगों के प्रयोग से शरीर की लंबाई अधिक लगती है। यानी अगर आप कुछ गहरा रंग प्रयोग करेंगे, गहरा मतलब कि गाढ़ा रंग या एकदम से डार्क रंग जो होता है उसको पहनेंगे तो आपकी लंबाई थोड़ा सा बढ़ी हुई दिखती है। इसीलिए मोटे व्यक्तियों को गहरे रंग के कपड़े पहनने के लिए सलाह दी जाती है ताकि वो थोड़े से बड़े दिखें, छोटे व्यक्ति। ठीक है, हल्के रंगों से शरीर की लंबाई कम दिखती है। आयु को ध्यान में रख करके भी रंगों का एक प्रकार से चुनाव करना चाहिए कि भाई व्यक्ति किस एज का है, उसके अकॉर्डिंग उसका कपड़ा, उसका रंग कैसा होना चाहिए, ये भी ध्यान रखा जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन आ चुका है, तंतुओं का वर्गीकरण कीजिए। तंतु जो होते हैं यानी कि रेशे जो होते हैं या जिनको धागा कहते हैं, तमाम प्रकार के तंतु होते हैं। उन्हीं तंतुओं से एक प्रकार से धागे बनाए जाते हैं और उन धागों की बुनाई वगैरह करके वस्त्र तैयार किया जाता है। ये तंतु एक प्रकार से कुछ तो प्रकृति के द्वारा हमको मिले हुए हैं और कुछ ऐसे तंतु हैं जो कि मनुष्य बनाते हैं हाथों से अपने, कुछ एक प्रकार से प्रकृति ने हमको दे रखे हैं। तो जो प्रकृति ने दे रखे हैं उसको प्राकृतिक तंतु या प्राकृतिक रेशे बोलते हैं और जो हमने बनाया है उसको मानव निर्मित रेशे बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं का वर्गीकरण समझ ले, तंतुओं का वर्गीकरण, रेशों का वर्गीकरण, ठीक है, धागों का वर्गीकरण। पहला होता है प्राकृतिक तंतु यानी प्रकृति के द्वारा जो बनाए गए हैं। दूसरा कृत्रिम तंतु जो मनुष्य ने खुद बनाए हैं। तो प्राकृतिक तंतुओं में 3 प्रकार के तंतु होते हैं। एक तो वनस्पतियों से हमको जो प्राप्त होते हैं, ठीक है, यानी कि जिससे हमको पेड़ पौधे से जो मिलते हैं वनस्पतिक होते हैं। दूसरे होते जंतुओं से, यानी कि जंतुओं से हमको मिलते हैं, यानी कि जो जीव होते हैं उनसे हमको एक प्रकार से कुछ रेशे प्राप्त होते हैं। और तीसरे होते खनिजों से कुछ रेशे हमको प्राप्त होते हैं। अभी मैं समझूंगा कौन कौन से। कृत्रिम तंतुओं की अगर बात करें तो कृत्रिम तंतुओं में 2 प्रकार के, एक तो मानव बनाता है और दूसरे होते रासायनिक विधि का प्रयोग करके मनुष्य बनाता है। एक कृत्रिम तंतु में मानव के द्वारा निर्मित, जैसे मानव के द्वारा कौन निर्मित होता है, रियान। रियान एक प्रकार से, अभी रियान के बारे में समझेंगे। रियान क्या है? रियान किसी लड़के का नाम रियान नहीं है। ये रियान एक धागा होता है, एक तंतु होता है। ठीक है, रियान के वस्त्र बड़े फेमस होते हैं, रियान के वस्त्र भी बनाए जाते हैं। तो ये मानव के द्वारा निर्मित एक रेशा है जो कि जिसको रियान कहते हैं। रासायनिक रेशे यानी जो रासायनिक केमिकल विधि का प्रयोग करके या केमिकल्स डाल करके जो हम एक प्रकार से रेशों का निर्माण करते हैं, उनमें आपका नायलॉन का रेशे यानी नायलॉन के वस्त्र आप पहने होंगे, डेक्रान हो गया, एक्रिलान हो गया और ऑरलान हो गया। ठीक है, यानी कि एक्रिलान, ऑरलान, डेक्रान और नायलॉन, जिसमें लान 3 में लान जुड़ा हुआ है और रॉन जुड़ा हुआ है। ये देखें ऊपर में ये आगत स्वर आपका जुड़ा हुआ है, आगत स्वर। ठीक है, तो इसमें रियान, नायलॉन, डेक्रॉन, एक्रिलान, ऑरलॉन ये सब रासायनिक विधि या मानव द्वारा निर्मित विधि या कृत्रिम तंतु के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। तो ये हो गया आपका कृत्रिम तंतु, खत्म। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा डीपली समझेंगे, चूँकि प्राकृतिक तंतु जो होते हैं ये ज़्यादा एक प्रकार से आप इसमें भ्रमित होते हैं। तो प्राकृतिक तंतु मैंने बताया 3 तरीके से मिलते हैं, तो वनस्पतियों से मिलते हैं, जंतुओं से और खनिजों से। ठीक है, अब खनिजों में मतलब कि जैसे सोने के वस्त्र, चांदी के वस्त्र या सोने के तंतु, चांदी के तंतु, उसको गला करके उसके तार बना करके उससे वस्त्र बनते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। पहले राजा महाराजा जब वस्त्र पहनते थे तो सोने चांदी के तार एक प्रकार से गला करके और उससे थोड़े बहुत वस्त्रों में डिजाइन और कढ़ाई वगैरह करके एक सुनहरे कलर के वस्त्र बनाए जाते थे या चांदी के कलर के। तो एक प्रकार से ये हो गए खनिज वाले। ठीक है, तो इसको हटा दें। अब ये होगा खत्म आपका। अब बचा आपका जांतु और वनस्पतिक। अब जंतुओं की अगर बात की तो ये भी छोटा सा है। एक तो रेशम,
जंतुओं से बनता है। रेशम के जो कीट होते हैं, शहतूत के वृक्ष पर जो रेशम के कीड़े पाए जाते हैं, उन्हीं रेशम के कीड़ों में जो लार्वा या लार्वा वगैरह होते हैं, उन्हीं से रेशम के तंतु निकाले जाते हैं। यानी रेशम जो होता है रेशम कीट के द्वारा निकलता है। रेशम कीट में एक प्रकार से केश से जो तंतु मिलते हैं उसी को एक प्रकार से रेशम कहते हैं। रेशम मतलब होता है सिल्क। कहते नहीं ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आँखें, तो रेशमी जुल्फ़ें इसलिए कहते हैं। रेशमी का मतलब, रेशम का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है? सिल्क होता है। कहते नहीं हमारा बाल बड़ा सिल्की है। सिल्की मतलब बाल बड़े रेशमी हैं, ठीक है। तो सिल्क का मतलब होता है रेशम। तो रेशम जो होता है जंतुओं से बनता है, ठीक है। रेशम के कीड़े से जो धागा बनाया जाता है वही धागा होता है रेशमी धागे, और उसी धागों को बुनाई करके वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो ये होते हैं जांतव तंतु प्राकृतिक तंतुओं में। और दूसरा होता है आपका ऊन। ऊन क्या होते हैं? जैसे स्वेटर वगैरह आप बुनती होंगी, आपको पता होगा ऊन। तो ऊन जो होता है वो एक प्रकार से जैसे भेड़ जो होते हैं, या एक प्रकार से जो भेड़ खास करके जो पाए जाते हैं, उनके ऊपर जो बाल होता है भेड़ के ऊपर, ठीक है, उनके पीठ पर पूरे शरीर में, उसी बाल को एक प्रकार से कटाई करी जाती है और बाल को काट करके फिर क्या बनाया जाता है? बाल को काट करके ऊन का निर्माण किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये होते हैं आपके जांतव तंतुओं में खास करके ऊन और रेशम, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये प्राकृतिक तंतु जो होते हैं ये एक प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। एक खनिज से बनते हैं जो सोना चांदी, एक जंतुओं से जो कि रेशम और ऊन हो गया, ठीक है। अब रेशम और ऊन तो आपको समझ में आ गया क्या होता है। ऊन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया में इतना ऊन होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। ऑस्ट्रेलिया के अगर अकेले ऊन की बात की है तो पृथ्वी को 1 साल में जितना ऊन ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, या लगभग 1-2 साल में जितना ऊन निकाले ऑस्ट्रेलिया अकेले, इतना भेड़ पालन होता है कि वो एक प्रकार से पूरे पृथ्वी को 7 बार लपेट सकता है, इतना ऊन निकल सकता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊन ऑस्ट्रेलिया में होता है। मतलब ऊन के मामले में ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया भर में नंबर 1 पर है। और वहाँ के जो ऊन हैं, वहाँ एक प्रकार से ऊन निकलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ऊन है, ठीक है। वनस्पतियों की अगर बात की जाए तो वनस्पतिक जो तंतु होते हैं, अब प्राकृतिक तंतुओं में बेसिकली जो वनस्पतिक तंतु होते हैं बड़े फेमस हैं। अब वनस्पतियों में भी कुछ वनस्पति जो होते हैं उनके बीज से बनते हैं, यानी कि जैसे जो है उससे बीज से, जैसे कपास का जो होता है एक प्रकार से, आपने वस्त्र जो पहना होगा कॉटन, जैसे ये मैंने जो पहना हुआ है टी शर्ट, ये कॉटन का है। कॉटन का मतलब क्या होता है? ये प्राकृतिक तंतुओं से बना हुआ है और वनस्पति से बना हुआ। वनस्पति में भी किससे? बीज से। कॉटन का जो बीज होता है, कपास का पौधा जो कि दक्षिण भारत में एक प्रकार से उगाया जाता है। कपास की खेती बेसिकली दक्षिण भारत में होती है, क्योंकि काली मिट्टी जो होती है उसमें कपास की खेती बड़ी अच्छे तरीके से होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयोगी होती है, इसलिए दक्षिण भारत में काली मिट्टी है। और काली मिट्टी इसलिए चूँकि वहाँ पर ज्वालामुखीता क्रिया हुई थी, इस कारण से वहाँ पर काली मिट्टी है, और इस कारण से वहाँ पर कपास की खेती होती है। कपास के बीज से एक प्रकार से जो रेशे बनाए जाते हैं वो कपास के रेशे कहलाते हैं, और उन्हीं रेशों को मिला करके कपास के वस्त्र यानी सूती वस्त्र, जिसको आप कॉटन के वस्त्र कहते हैं, वो बनाए जाते हैं। तो ये बीज से बनने वाला तंतु है कपास, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। और कुछ तने से बनते हैं, यानी कि जैसे कि पेड़ है या कोई वो है एक प्रकार से आपका पौधा, तो उस पौधे का जो तना होता है उस तने से एक प्रकार से कुछ तंतु बनते हैं, जैसे कि लिनन के जो वस्त्र होते हैं तंतुओं से बनते हैं। जूट हो गया, ठीक है, जूट भी तने से बनता है, और हेम्प, ठीक है। जूट वगैरह अगर आप ना जानते हो तो जैसे जूट का बोरा आपने देखा होगा, गांव वगैरह में जो आलू भरा जाता था पहले, सनहवा बोरा वह जूट के बोरा कहा जाता है, ठीक है। अब सनहवा बोरा की अगर बात करिए हम तो कैसे बनता है सनहवा बोरा? सन कैसे निकलता है? एक पेटुआ नाम का वृक्ष होता है, खास करके अलग अलग जगहों पर उसको अलग अलग नाम दिया जाता है, लेकिन हम लोगों को जहाँ तक पता है, या मैंने पेटुआ बोया है, हमारे घर पर पहले पेटुआ बोया जाता था। पेटुआ मक्के के साथ बोया जाता था, पेटुआ मक्का, और उसमें 1-2 फसल एक में सब छिटता देते थे। तो वो एक प्रकार से क्या होता था, वो तना होता था, मोटा मोटा पौधा हरा हरा होता था, उसमें फूल भी लगता था, सफ़ेद और थोड़ा बैगनी कलर का फूल होता था, और उसमें थोड़े थोड़े महीन महीन कांटे भी होते थे इस तरीके से, और मोटा मोटा इतना मोटा पौधा लगभग आप मान करके चलो कि जैसे ये बोतल है, अब इस बोतल इतना मोटा एक प्रकार से लगभग जो है पेड़ अगर बढ़िया होता था तो होता था। अब वो वृक्ष जो होता था हरा हरा होता था, उसको जब पेड़ों हम लोग खेत से काट करके लाते थे, और उस पेड़ से एक प्रकार से क्या करते थे, उसकी पत्ती उत्ती सब काट करके और भैंस को खिला देते थे। उसके बाद में पूरा जैसे लकड़ी होती थी पूरी, तो उसको हम लोग क्या करते थे, मतलब उसका जो
केवल पत्ती पत्ती काटते थे, उसका एक प्रकार से जो चमड़ा होता है, उसका जो खाल होती थी, वही खाल एक प्रकार से जूट बनती थी। फिर उसको जाकर के तालाब में हम लोग 2-3-4 दिन तक फेंक देते थे, तो भीगता था। जब फूल जाता था फिर उसको निकाल करके तालाब से हम लोग लाते थे। उसके बाद में फिर उसका जो ऊपर वाला परत होता था, उसका जो खाल, उस जो है पौधे की, उस खाल को निकालते थे। जब उस खाल को हम लोग निकालते थे तो एक प्रकार से उसको फिर खाल निकाल करके उसको छप्पर वगैरह पे हम लोग डाल देते थे। अब छप्पर पर डाल देते थे, वो सूख जाता था, उसके बाद में वो सन बनता था, उसी को सन कहते हैं, ठीक है। और जो डंडा बीज का बचता था लकड़ी का, वो एक प्रकार से जलाने में, यानी जैसे कि जो है खाना वाना बनाने के लिए उपयोग आ जाता था, या ठंडी में कौरा तापने के लिए, यानी अलाव जलाने के लिए, ठीक है, तख्ता तापने के लिए उसका उपयोग कर लेते थे। और महिलाएं प्रायः उसको खाना बनाने के लिए, मम्मी जी हमारी उसको एक प्रकार से यूज कर लेती थी। तो ये एक प्रकार से सलफुलाई उसको कहते थे, जो डंडा होता था, सफ़ेद सफ़ेद डंडा निकलता था, ठीक है। और जो हरी हरी छाल होती थी वो भी एक प्रकार से धीरे धीरे क्या हो जाती थी, सफ़ेद हो जाती थी। तो उससे फिर रस्सी बनी जाती थी उस सन से, और उस रस्सी से गाय भैंस की जो पगहा होते हैं, पगहा मतलब जैसे जिसमें गाय भैंस बांधी जाती है, उसको बनाए जाते थे। और उसी जूट से, उसी सन से जूट के बोरे बनाए जाते थे, जो सनहवा बोरा होता है जिसमें आलू भरी जाती है, तो वो बोरे बनाए जाते थे। तो इस तरीके से जूट के और भी तमाम प्रकार के उपयोग होते थे, उसका साफ सफाई करके और अच्छे तरीके से उसके कई वस्त्र भी बनाए जाते थे। इसके अलावा हेम्प, तो ये सब जूट, लिनन, हेम्प, ये सब एक प्रकार से वस्त्र के तंतु हैं, जो एक प्रकार से वस्त्र बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। तो मैंने आपको विस्तार से सारी चीज़ों को समझा दिया। बाकी और भी प्रश्न आपके यहाँ पर आते रहेंगे, उनको समझते रहेंगे। वस्त्र तंतु का ज्ञान एक गृहिणी के लिए, यानी एक मेहरारू के लिए, एक औरत के लिए क्यों ज़रूरी होता है? एक वस्त्र तंतुओं का ज्ञान, यानी कि उनको पता होना चाहिए कि भाई ये वस्त्र रेशम के हुए, कि चूँकि जब आप कपड़ा खरीदे जाते हो, ब्याह गवन के ठनत है, तो कपड़ा खरीदे के जाते हैं। मतलब कि जो औरतें होती, मेहरारू, मैंने एक बार बोल दिया था, मेहरारू का मतलब होता है जो औरतें होती हैं वो। हमारे अवधि में औरतों को एक प्रकार से मेहरारू कहा जाता है, ठीक है। मेहरारू मतलब कि पर्टिकुलर किसी की कोई अपनी पत्नी को मेहरारू कहता है, मतलब ऐसे ऐसे तमाम प्रकार के, उस पर डिबेट नहीं करते हैं। वस्त्र तंतु का ज्ञान एक गृहिणी के लिए, घर में जो रहने वाली स्त्री है, जिसकी शादी हो चुकी है और घर में रहती है, अपने परिवार को चलाना है, उसको ज्ञान इसलिए होना चाहिए क्योंकि पहली बात, गृहिणी को यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि वस्त्र तंतु किन किन उद्देश्यों मतलब किन किन उद्देश्यों के हेतु उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ वस्त्र अधिक मजबूत होते हैं, कुछ वस्त्र लचीले होते हैं, और कुछ वस्त्र गर्म होते हैं, कुछ वस्त्र सजावटी होते हैं, जबकि कुछ वस्त्र आरोग्यप्रद होते हैं, यानी जिससे रोगों से रक्षा होती है शरीर की। कुछ आसानी से साफ होने वाले वस्त्र होते हैं। इस प्रकार विभिन्न गुणों और विशेषताओं वाले वस्त्र उपलब्ध होते हैं मार्केट में। एक गृहिणी को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यानी उसको एक प्रकार से कैसे वस्त्र चाहिए, उसका निर्धारण करने के लिए ज़रूरी है कि वो वस्त्रों की विशेषताओं को, वस्त्रों की क्वालिटी को समझे और जाने। जब वो वस्त्रों की क्वालिटी और विशेषताओं को जानेगी तभी वो वस्त्र खरीद पाएगी। इसीलिए शादी ब्याह जब माहौल आता है तो स्त्रियों को लेकर के लोग मार्केट जाते हैं कि भैया चलो डाले कपड़ा खरीदवा लो, तो इसलिए जाते हैं चूँकि वस्त्रों का ज्ञान जो होता है पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों को होता है, चूँकि वो शुरुआत से ही वस्त्र परिसज्जा में ध्यान देती आ रही हैं। तो इसीलिए एक गृहिणी के लिए बहुत ज़रूरी होता है एक वस्त्र परिधान या वस्त्र विज्ञान, या वस्त्र के तंतुओं के ज्ञान, और उस तंतु का क्या महत्व है उसका जानना, ठीक है। तो इस तरीके से पहली बात। दूसरी बात, गृहिणी को वस्त्र तंतुओं का उद्गम, यानी कि वस्त्र तंतु यानी कि एक प्रकार से जो वस्त्र के रेशे हैं उसका उद्गम, यानी कैसे निकला है, किस प्रकार का तंतु है, बनाने की क्या विधि है इसकी, और उपयोग में कैसे लाई जाती है, इसकी परिसज्जा का ज्ञान, यानी उसको सजाया कैसे जाता है, तभी उपयुक्त वस्त्र तंतु की पहचान कर सकती है जब इन सभी का ज्ञान होगा। तीसरी बात, गृहिणी को बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्त्र तंतुओं के मानकों, चिन्हों, ग्रेड आदि का ज्ञान होना चाहिए कि कौन से मानक, कौन से चिन्ह, कौन से ग्रेड किन वस्त्रों पर लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा चौथी बात, सौंदर्य विषयक मूल्यों की जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे कि स्पर्श, बनावट, रंग, नमूना, ये सब एक प्रकार से स्त्री को अगर जानेगी तभी एक प्रकार से वो वस्त्रों का चुनाव अच्छे तरीके से कर पाएगी। इसके अलावा गृहिणी को अच्छा खरीदार भी होना चाहिए, यानी कि कहते हैं कि भाई स्त्रियां बार्गेनिंग करने में बड़ी माहिर होती हैं। अब लेकिन जो खरीदार, मतलब जो दुकानदार हैं, बड़े होशियार हो गए हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि भाई जो स्त्रियां आती हैं, जैसे अगर दुकानदार जब देखता है किसी स्त्री को कपड़ा खरीदने आते हुए, जैसे मान लेते 500 रुपये की साड़ी है तो कहे कि 1500 रुपये की साड़ी है, तुरंत बताए, जैसे लेखिस कि भाई ये सज धज के खूब आई हैं और 4-5 मेहरारू एक साथ जाती बाजार जब घूमे जाती गाँव के, तो कहे 500 का साड़ी रहे तो कहें, तो जब औरतें जो हैं देखे तो सास पतुआ या फिर मालिन के उज गई, देवरान जठान गई, हमारे हस्बैंड तो हुआ लेके आ रहा 1500 रुपये की साड़ी,
तो कहे नहीं, अरे तुम्हार हस्बैंड हम 2000 का साड़ी वही लेके आ रहे। तो आपन होड़ माई से बतवाए लगी हैं। इससे क्या तो दुकानदार को भी पता चल जाता है कि भाई ये लोग एक प्रकार से होड़ में भी ले लेंगी। तो वो सड़िया जो 500 वाली रहा थी, मैडम यू आपके ऊपर एकदम से जचजे, एकदम सोनाक्षी सिन्हा लगबू, एकदम हीरोइन लगबू आप, ठीक है, इस तरीके से बताई हैं। तो अब वो सोचे अच्छा ठीक है, कई रुपए का भैया ये? तो कहीं अच्छा कई रुपए का? 1500 का है मैडम जी, 1500 रुपये का। आपके लिए 1500 बतायन है, बाकी अब्बई 2000 में बेचन है, अब्बई बेचन है। ये तो कहा आपके पति का हम जानित है, आपके हस्बैंड हमसे परिचित है, यही लिए वो बताई ना कि हमारे वाइफ आई हैं 2 दिन बाद आपसे सौदा लिए, यही लिए हम आपका ध्यान दीत है। तब देवरान कहें देखियो हमारे हस्बैंड का चीनत है दुकानदार भैया। अच्छा हाँ चीनत हैं। तो 1500 रुपये की साड़ी। तो कहे नहीं 1500 तो ना दिए अब हम। तो कहें कितना दिए वो? तो कहे कि बस 1000 रुपया दिए हम, ज़्यादा से ज़्यादा, बस ऐसे ऊपर दे नहीं सके। तब कहें अरे मैडम जी बहुत घाटा लागत है, 200 रुपये, 1200 दे दो। अच्छा 1200 दे दो, तुम्हारे नाव 1200 रुपये दे दे हम। अब इस तरीके से क्या होता है कि 1200 रुपये में या 1000 रुपये में बेच दिया। 500 की साड़ी, उसमें भी 500 की वो बेचता था। अगर कोई दूसरा जाता तो 500 रुपये वही साड़ी दे देता। लेकिन वो जानता है चूँकि आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और आप एक प्रकार से तेईसबाजी में आप ले लेंगी, इसीलिए क्या करता है वो 500 रुपये 1000 रुपये और बढ़ा चढ़ा करके आपको साड़ी बेच देता है। तो अगर आपको ज्ञान होगा तो आप ऐसे मूर्ख नहीं बनोगी, ठीक है। तो गृहिणी को अच्छा खरीदार भी होना चाहिए ताकि वस्त्र तंतुओं की सही से जांच करके विवेकपूर्ण चुनाव करे और तब वस्त्रों को खरीदे, किसी के बहकावे किसी के झांसे में ना आवे, ठीक है। प्रत्येक गृहिणी अपने धन का उचित समय पर व्यय तभी कर सकती है जब वह इस विषय में रुचि लेकर के नवीनतम जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करे तब, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते 6ठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 6ठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वस्त्रों का मानव जीवन में क्या महत्व होता है अथवा वस्त्रों से व्यक्तित्व बनता है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। अच्छा स्त्रियों में क्या होता है, होड़ भी लगती है। जैसे कि अगर मान लें कि बगल के उनके जेठान या देवरान जो है 1500 के साड़ी पहनी ने, चाहे 1500 के साड़ी लावे पड़े तो ओका लावे पड़े कौन मेरे से, चाहे उनके हस्बैंड कर्जा निकाल लेके आवे लेकिन उन्हें लावे के 1500 के साड़ी। इस तरीके से एक प्रकार से होड़ लगती कभी कभी। कुछ महिलाएं जो पढ़ी लिखी होती हैं, जो समझदार होती हैं, या फिर जो नहीं भी पढ़ी लिखी होती लेकिन समझदार होती हैं, उनको ये पता होता है कि भाई हाँ कहाँ से लाएंगे, अगर खर्चा मतलब कि मान लेते कहीं कमाई नहीं है तो वो एक प्रकार से कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं कहती कि रहने दो कोई दिक्कत नहीं, मैं 200 की साड़ी में काम चला लूँगी, ठीक है। तो वो एक प्रकार से गृहिणी होती हैं और वही लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं। और ऐसी गृहिणी की नहीं कि भाई होड़ में कि भाई हमारा बजट कितना है, अब बजट से बाहर निकल करके आप 1500 की साड़ी और 6000 रुपये की बनारसी साड़ी पहनने लगे। तो अगर है पैसे तो पहने, लेकिन अगर पैसा नहीं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती भोजन की। भोजन अगर आपके पास है, उसके बाद में दूसरी रिक्वायरमेंट आपकी होती वस्त्र की, तीसरी होती भाई अच्छा वस्त्र में भी क्वालिटीदार वस्त्र की नहीं, पहले वस्त्र तन ढकने के लिए मिल जाए, उसके बाद में फिर मकान मिल जाए, फिर उसके बाद में जब ये सब व्यवस्थित हो जाए तब आप धीरे धीरे सोचें कि भाई अच्छा वस्त्र पहनना है, अब ब्रांडेड पहने, ये पहने वो पहने। आज तक मैं बता दूं, आज तक मैंने कोई ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहना। क्यों? क्योंकि ब्रांडेड कपड़े क्या होते हैं, ब्रांड का मतलब होता है छाप। अब छाप का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं छाप का मतलब क्या होता है? छाप का मतलब ये होता है भी कोई जो कंपनी बना रही है वो कंपनी बहुत दिनों से बना रही है, उसकी मार्केट वैल्यू हो गई तो वही छाप हो गई। बाकी जो नई नई कंपनियां वो भी तो वस्त्र ही बना रही हैं, क्या वो वस्त्र नहीं बना रही हैं, जूट के कपड़े बना रही हैं? नहीं, वस्त्र ही बना रही हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं दिखावा करने की, ठीक है। अब फर्जी में फैशन के दौर में अगर तबाह होना तो तबाह होइए। तो वस्त्रों का महत्व, वस्त्रों के महत्व को निम्नांकित बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं किन किन जो है वस्त्रों का क्या महत्व है। सबसे पहले महत्व होता है वस्त्रों का कि शरीर के अंगों को आवरण प्रदान करते हैं। आवरण माने शरीर को ढकने के लिए जरूरी होता है। मानव अपने शरीर के कई अंगों को संकोच बस प्रदर्शन नहीं करना चाहता, अतः उन्हें ढकने के लिए वस्त्र आवरण के रूप में कार्य करता है। पहली बात यानी वस्त्र को मतलब कि शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, शरीर को गर्म रखते हुए यानी कि रखने के लिए, विशेष रूप से जब ठंडी आती है, शीत ऋतु आती है तो शीत प्रदेशों में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको अपने शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म वस्त्रों की ज़रूरत पड़ती है। यानी वस्त्र जो होते हैं वो मौसम के लिए भी उपयोगी होते हैं, ठंडी गर्मी के लिए। तीसरी बात, सौंदर्य वृद्धि के लिए, क्योंकि वस्त्र न केवल आवरण प्रदान करते हैं वरन सौंदर्य वृद्धि में भी सहायक होते हैं, अतः सौंदर्य वृद्धि के लिए वस्त्र का धारण किया जाता है। यानी कि जो एक प्रकार से सुंदरता बढ़ती है अगर अच्छा वस्त्र आप पहनते हैं तो, ठीक है। महंगा वस्त्र से नहीं बढ़ती है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा वस्त्र और महंगा वस्त्र दोनों में बहुत अंतर होता है, यही बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अच्छा वस्त्र पहने, महंगा वस्त्र ना पहने,
ठीक है, मतलब है अगर आपके पास पैसे तो पहने, लेकिन अगर सोच रहे हैं कि भाई उस पैसे से आपका कहीं और यूज हो जा रहा है तो आप वस्त्र थोड़े दिन सस्ते ही पहन लें। कोई ऐसा नहीं कि महंगे वस्त्र से आपका व्यक्तित्व निखरता है, अच्छे वस्त्रों से आपका व्यक्तित्व निखरता है। चौथी बात, समाज में प्रतिष्ठा हेतु वस्त्रों के द्वारा अपनी संपन्नता प्रदर्शन किया जाता है कि भाई आप कितने धनी हो, कितने अमीर हो। व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति या समाज में अपने स्थान का प्रदर्शन वस्त्रों के माध्यम से कर सकता है। वस्त्रों में से समाज में प्रतिष्ठा भी बनती है कि भाई अगर आप बढ़िया से वस्त्र पहन के जाते हैं तो आजकल जैसे आप जूता पहन के जाएँ तो जूते के लोग कंपनी देखने लगते हैं कि भाई कौने कंपनी के हुए, कौने ब्रांड के हुए, ठीक है। कौन वस्त्र पहने हो, अच्छा बूशर्ट कौने का, शर्ट किसका है, अच्छा मुफ्ती का पहने हो भैया, अच्छा अच्छा, अरे राम का बहुत धनी आदमी है। अच्छा जूता क्या क्या भैया, अरे चप्पल बाटा कंपनी की पहने हो, ओफो एलन सोली, वान हुसैन, अरे राम का रेड चीप। तो ये सब एक प्रकार से लोग देखते हैं, बस वही जो चीज़ें लोग जानते हैं उसी को ब्रांड मानने लगे। हालांकि ये सब ब्रांड बड़े हैं अपने आप में, अच्छे भी वस्त्र, कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो कि अच्छे बनाते हैं, लेकिन कुछ जो सस्ते ब्रांड नए नए आए हैं वो भी अच्छा बनाते हैं वस्त्र। अगला है कार्य क्षमता में वृद्धि। कार्य से संबंधित कठिनाइयों से बचने हेतु, जैसे कि पानी से बचने के लिए वस्त्र का उपयोग, उष्मा से यानी घाम से यानी धूप से, ठंडक से, इन सभी से बचने के लिए एक प्रकार से ये और कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए वस्त्र जरूरी होते हैं, और एक प्रकार से आपके कार्य क्षमता में वृद्धि भी करते हैं वस्त्र। तो वस्त्र का बड़ा उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है प्रभु महोदय, प्रश्न है आपका, ऊन क्या है। ऊन जो होता है एक जांतव तंतु यानी जंतु से निर्मित होता है। भेड़ बकरियों मतलब भेड़ों से जो बाल होते हैं उसी को ऊन कहते हैं, जिसकी प्राप्ति जानवरों के शरीर पर पाए जाने वाले बालों से होती है। पर्वतीय और बर्फीले इलाकों में जो पशु पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं, उनके शरीर पर चूंकि बाल बड़े घने होते हैं और बड़े बड़े बाल होते हैं, चूंकि वो ठंडियों से उनकी रक्षा होती है। तो ऐसे जानवर जो कि ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, बर्फीले इलाकों में, उनके शरीर पर लंबे और घने बाल होते हैं। ये बाल पशुओं के शरीर पर ठंड, धूप और गर्मी से उनकी रक्षा करने में अनुकूलता प्रदान करते हैं उनको। ये सब एक प्रकार से मतलब जैसे आदि मानव इन जानवरों की खाल प्राप्त करने हेतु जानवरों का शिकार भी करते थे। यानी जो पर्वतीय इलाकों के जो जंतु होते हैं उन्हीं का शिकार करते हैं, उनकी खाल निकाल करके, और जो आदि मानव होते थे वो ठंडियों में उसको ओढ़ा करते थे। तो इसीलिए एक प्रकार से उनके जो बाल है उनकी खाल को नहीं निकालते हैं हम लोग, उनकी बाल को निकाल करके, बाल को कटाई करके, उनकी पहले पशु मतलब उनका पालन करके और उनके बाल को एक प्रकार से काट करके मशीनों के द्वारा उन्हीं बाल से हम ऊन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका, सिल्क। सिल्क का मतलब क्या होता है, रेशम। तो रेशम एक प्रोटीन व जानते यानी प्रोटीन से भी बनता है और जंतुओं से भी निर्मित होता है। वैसे रेशम के कीट के द्वारा बनता है रेशम, जो शहतूत के वृक्ष पर पलने वाले कीटों से प्राप्त होता है। रेशम के वस्त्र अपनी सुंदरता के लिए, अपने लचीलेपन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और मुलायम होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं। इनको आप छुएंगे तो ऐसे मज़ा आ जाएगा एकदम से, जैसे छुएंगे, स्पर्श करेंगे तो एकदम से मतलब कि चिकना होगा, मुलायम होगा, सॉफ्ट होगा, छूने में अच्छा लगेगा, ठीक है। चिकनेपन के लिए, आकर्षण इनके बड़े अच्छे होते हैं, मतलब कि इफेक्टिव होते हैं। वस्त्रों के राजा भी कहे जाते हैं ये, यानी कि वस्त्रों का राजा क्या है, रेशम को वस्त्रों का राजा भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके विशिष्ट गुणों के कारण से रेशम के वस्त्र शान शौकत के प्रतीक होते हैं। यह पहनने में भी हल्के और सुंदर लगते हैं। कौन, रेशम के जो वस्त्र होते हैं, सिल्क के जो वस्त्र होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, प्रश्न है सूत क्या है। सूत का क्या अर्थ है। सूत का अर्थ, सूत वह शब्द होता है जो निरंतर धागे के लिए प्रयुक्त होता है, यानी धागे को ही सूत कहते हैं। और यह सूत्र आपस में गुंथ करके समूह के रूप में तंतु का निर्माण करते हैं। सूत्र से तंतु निर्माण की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो सूत जो होते धागे होते हैं, उन्हीं सूत से क्या होते हैं, उन्हीं सूत्र से या सूत से तंतु निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसको कताई कहते हैं। स्पिन धागे या सूत वस्त्र की बुनाई के आधार होते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न, करघे के विभिन्न भाग क्या हैं। करघा का विभिन्न भाग क्या होता है, बताएं। करघे के विभिन्न भाग क्या हैं। तो करघे के मुख्य भाग निम्नलिखित है। पहला होता है वार्प बीम, और दूसरा है क्लॉथ बीम, तीसरा है हॉर्नेस, चौथा है शटल और पांचवा है रीड। ये करघे के 5 भाग होते हैं जो कि एक प्रकार सिलाई मशीन से संबंधित है, ये बात ध्यान रखेंगे। और एक बात यहीं पर ध्यान रखेंगे, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है। आपको बता दूँ कि को करिकुलर मास्टर एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी को करिकुलर की परीक्षाओं की तैयारी तो होती ही है,
इसके अलावा को करिकुलर के अलावा आपके करियर से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारी यहाँ पर दी जाती है। कंपटीशन की तैयारी आपको कैसे करनी है, किस कंपटीशन की तैयारी करें जिसमें आपका भविष्य बेहतर होगा, ऐसे कई जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर में जब आप पहुँचेंगे, थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस वगैरह और थर्ड सेमेस्टर की एक प्रकार से जो को करिकुलर परीक्षा होती है, खास करके थर्ड सेमेस्टर में आप ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज की वीडियोज़ आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बेहतर जानकारी यहाँ पर मिलेगी। बुनाई से आपका क्या आशय है? बुनाई जो होती है दो अथवा दो जोड़ी धागों की स्थिति में पारस्परिक गुथाव के द्वारा परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या? दो या दो जोड़ी धागों की स्थिति में, सिचुएशन में पारस्परिक गुथाव के द्वारा परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। बुनाई में लंबवत और क्षैतिज, यानी कि इस तरीके से ये लंबवत हो गया और ये क्षैतिज हो गया, इस तरीके से धागे होते हैं और इस तरीके से पूरा बुनाई इस प्रकार से हो जाती है। ठीक है, वस्त्र निर्माण हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान। तो लंबवत और क्षैतिजीय धागों का प्रयोग किया जाता है। धागों को समांतर स्थिति में रखा जाता है और क्षैतिजीय धागों से वस्त्र बुना जाता है। अनुदैर्ध्य धागों के योग को ताना और क्षैतिजीय, यानी अनुदैर्ध्य मतलब कि ये धागे जो होते हैं उनको ताना कहते हैं। ठीक है, लंबे लंबे, और जो ये धागा होता है इसको बाना कहते हैं। ठीक है, तो ये ताना बाना मिल करके क्या बनते हैं? वस्त्र का निर्माण बनते हैं। ठीक है, ताना और बाना। ठीक है, तो इस तरीके से ताना और बाना के योग से वस्त्रों का निर्माण होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, बुनाई की प्रमुख क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो बुनाई की कई क्रियाएं हैं। पहली है सॉर्डिंग बुनाई, सॉर्डिंग, पिकिंग, बेटनिंग, लपेटना और छोड़ना, ये सब एक प्रकार से बुनाई की प्रमुख क्रियाएं हैं जो कि आपने देखा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। ट्विल बुनाई किसे कहते हैं? ट्विल बुनाई में तिरछे रूप से डिज़ाइन बने होते हैं, यानी कि इस तरीके से तिरछे डिजाइन बने होते हैं ट्विल बुनाई में, जो कि तैरते हुए दिखाई देते हैं। विशेष प्रकार की तिरछी रेखा ट्विल बुनाई की पहचान है। इस बुनाई में दिखने वाली लहरों को छोटा बड़ा करके और सूत्रों को विभिन्न रंगों में रंग करके सजावट उत्पन्न इसमें करी जा सकती है। किसमें? ट्विल बुनाई में। ठीक है, ट्विल बुनाई के प्रकार बताएं। तो ट्विल बुनाई के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक होती है असम ट्विल, एक होती है सम ट्विल, एक होती है ढलुआ ट्विल, एक होती है नुकीला या नोकदार ट्विल, एक लहरदार ट्विल होती है, एक चौखाने वाली ट्विल है, एक गुथी हुई ट्विल होती है और एक फैंसी ट्विल होती है। तो ये सब ट्विल के प्रकार हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इनको आप ये नहीं ध्यान रखेंगे नुकीला या नोकदार ट्विल क्या है, आप नाम ध्यान रखेंगे कि भाई ट्विल बुनाई इतने प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, रिब बुनाई क्या होती है? रिब बुनाई की अगर बात की जाए तो रिब बुनाई जो होती है ये कई प्रकार की होती है। पहली होती वार्प रिब, दूसरी होती बेप्ट रिब, तीसरी होती चौकदार रिब, चौथी होती स्ट्रब रिब। ठीक है, और मतलब कि स्टाइंड रिब, स्ट्राइप्ड रिब, और पांचवी होती मैट रिब। ये सब रिब बुनाई के प्रकार हैं। फैंसी बुनाई क्या होती है? फैंसी बुनाई की अगर बात की तो फैंसी बुनाई भी कई प्रकार की होती है। फैंसी बुनाइयों के प्रकार बताएं। तो फैंसी बुनाइयों के कई प्रकार हैं, जैसे कि डाबी बुनाई जो है ये भी फैंसी बुनाई का प्रकार है। जयकार्ड बुनाई हो गई, स्वीवेल बुनाई हो गई, लीनो बुनाई है जिसको गाज बुनाई भी कहते हैं, लैपेट बुनाई, डबल क्लॉथ बुनाई। तो ये सब बुनाई जो हैं ये फैंसी बुनाइयों के प्रकार हैं। इन सभी बुनाइयों के नाम ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ सकता है कि नहीं 4 फैंसी बुनाइयों के नाम लिखे आते लघुत्तरीय में, तो आप आसानी से लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बास्केट बुनाई किसे कहते हैं अथवा बास्केट बुनाई क्या है? बास्केट बुनाई को सूत की बुनाई भी कहा जाता है। यह बुनाई सादी बुनाई की तरह होती है तथा संतुलित होती है। इसमें 2 या 2 से अधिक धागों को एक समद्वार ताने व बाने में प्रयोग किया जाता है और इसके पश्चात इन धागों को सादा बुनाई भी एक प्रकार से बुना जाता है, सादी बुनाई में बुन दिया जाता है। तो ये होता है बास्केट बुनाई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, ब्रेडिंग क्या है? ब्रेडिंग की अगर बात करें तो वस्त्र निर्माण की इस विधि में 3 या 3 से अधिक धागे को लेकर के, ब्रेडिंग में 3 या 3 से अधिक धागों को लेकर के इन्हें एक दूसरे पर चोटी के समान गूंथ दिया जाता है। चोटी के समान मतलब कि जिस तरीके से मान लेते हैं ये, और इस तरीके से ये, और इस तरीके से ये। ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से, और इसमें ये भी, यानी कि एक चोटी की भांति जिस तरीके से एक महिलाएं चोटी गुथती हैं उस तरीके से ये ब्रेंडिंग टाइप की बुनाई होती है। कभी कभी क्रेसिए से भी यह कार्य किया जाता है। सजावटी काम में आने वाले सुंदर और आकर्षक जो वस्त्र होते हैं, जो सजावट के लिए उपयोगी होते हैं, उसमें बेसिकली ब्रेंडिंग बुनाई का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं। ड्राफ्टिंग की अगर बात करें, ड्राफ्टिंग जो होता है इसको बोलते हैं प्रारूप तैयार करना, ड्राफ्ट या सांचा बनाना। वस्त्र की कटाई से पहले ही पूर्व नापों के आधार पर कटाई के निमित्त वस्त्र की आकृति बना लेना
ही एक प्रकार से ड्राफ्टिंग होता है। ड्राफ्ट का मतलब मान लेते हैं जैसे कि आपको कोई वस्त्र आपको तैयार करना है, वस्त्र तैयार करने से पहले जो चाक या छुही से आप पहले ही उस वस्त्र पर ऐसे बना लेते कि भाई इसको यहाँ से हमको काटना है, तो ऐसे फिर उसके बाद में कैंची से काटते हैं। यानी कि वस्त्रों की कटाई करने से पहले, सिलाई करने से पहले, सिलाई में आप नाप लिया, सबसे पहले कोई व्यक्ति आया उसका आपने नाप लिया। अब नाप लेने के बाद में जो वस्त्र है उसका, उस वस्त्र को लिया और उसके बाद नाप लेने के हिसाब से उसके हिसाब से काटा कि भाई यहाँ से हमको उस पर कट लगाना। तो एक ड्राफ्ट बना लेना है, एक सांचा बना लेना, ठीक है, उसी को बोलते हैं ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो हम इसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। ड्राफ्टिंग का अभ्यास कागज़ पर या मिल्टन क्लॉथ पर किया जाता है या कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग बनाने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इससे कपड़े की आकृति सही और सुंदर बनती है और फिटिंग भी सही आती है। क्योंकि जब आप इस पर एक ड्राफ्ट कर लेते तो फिर अगर ड्राफ्ट में कोई गड़बड़ी हुई तो फिर से दोबारा ड्राफ्ट कर लें, तो इससे क्या होता है कि उसमें कोई गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बार बार ड्राफ्टिंग करने से यह भी पता चलता है कि कितना कपड़ा लगेगा किसी वस्त्र को बनने में। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात तो ये होती है कि भाई कितना कपड़ा लगेगा, 1 मीटर लगेगा, 2 मीटर लगेगा, 2.5 मीटर लगेगा, कितना लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आ चुका, वस्त्रों का चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए। वस्त्रों का चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए, तो वस्त्रों का चुनाव निम्न प्रकार से करना चाहिए। ऋतु संबंधी, प्रकार संबंधी, नमूना संबंधी, रंग संबंधी और वस्त्रों की पहचान संबंधी। यानी कि ये कई प्रकार के वस्त्रों का चुनाव एक प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि ठंडी गर्मी में कैसा वस्त्र पहना है तो वो, ठीक है, ठंडी गर्मी उसके अकॉर्डिंग। प्रकार यानी किस प्रकार के वस्त्र आपको पहनने हैं, किस तरीके के डिज़ाइन वाले वस्त्र पहनने हैं, किस तरीके के रंग के वस्त्र पहनने हैं, किस तरीके की एक प्रकार से अगर आप वस्त्रों की, यानी कि आप मतलब कॉटन पहनना चाहते हैं या लिनन या रेयान, किस तरीके के वस्त्रों को आप पहनना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऊन किस पदार्थ से बनता है, तो ऊन जो होता है केरोटीन नामक एक प्रोटीन युक्त पदार्थ से बनता है। अगला पॉइंट है आपका, प्रथम श्रेणी का ऊन किस प्रकार के ऊन को कहते हैं, तो प्रथम श्रेणी का ऊन जो होता है उसको मेरिनो जाति की भेड़ से प्राप्त होता है। यह ऊन सर्वोत्कृष्ट ऊन होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये किससे प्राप्त होते हैं, मेरिनो नाम की जाति का एक भेड़ होता है, उससे सबसे अच्छा ऊन जो होता है प्राप्त होता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं थोड़ा सा बुनाई के प्रकार में अगर बात हो तो बुनाई का मैं थोड़ा चित्र दिखा दूं आपको, बुनाई के फोटो के माध्यम से आप देखें कि ये बुनाई कौन सी होती है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं, चूँकि ब्राउज़र का प्रयोग करके मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि आखिरकार जो बुनाई होती है वो एक प्रकार से क्या है बेसिकली। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो बुनाई होती है, खास करके जो बुनाई हुई है या बुनाई किसे कहते हैं। बुनाई के बारे में आपने जाना, लेकिन बुनाई का चित्र एकदम से और सिलाई मशीन वगैरह का चित्र 1 मिनट में आप अगर देख लें तो अच्छा रहेगा। बुनाई, ठीक है, बुनाई क्या होती है, चलें बुनाई के बारे में आपको मैं दिखाता हूं। अभी इस पर आप देखेंगे चित्रात्मक चीज़ों के रूप में, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कि बुनाई बेसिकली होती क्या है। ये तो बुनाई में दूसरा आ गया, 1 मिनट। रिब बुनाई देखते हैं। ठीक है, रिब बुनाई के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि रिब बुनाई क्या है। चलें, एक मिनट रुकेंगे। देखें, यहाँ पर जो बुनाई है जिसको वेबिंग कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वस्त्र बुनाई की वह विधि होती है जिसमें ताना और बाना नामक 2 भिन्न भिन्न जो परस्पर लंबवत धागे होते हैं उनको आपस में गूंथ करके वस्त्र बनाया जाता है। बुनाई के अलावा इसमें आप देखते हैं जैसे नीटिंग, ये भी लेस बनाना हो गया, फेल्टिंग हो गया, ब्रेंडिंग हो गया जिसको प्लेटिंग कहते हैं, ताना जिसको वार्प कहते हैं जो लंबाई की दिशा में होता है। यहाँ पर आप देखें तो थोड़ी बुनाई के बारे में आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा चित्रात्मक शैली में आप देखेंगे इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका चित्र यहाँ पर आ गया है। अब ये आपको थोड़ा सा अगर ना दिख पा रहा हो तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक प्रकार से एक लंबा धागा होता है, एक इस तरीके का धागा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये बीच में आपको थोड़ा सा ये इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, और इस तरीके से ये, और बीच में आपको थोड़ा सा छेद दिख रहा होगा। तो इस तरीके से, यानी खटिया देखें, खटिया, तो खटिया जैसे बुनी जाती है वो एक प्रकार से ये बुनाई आप देखेंगे। ठीक है, तो ये बुनाई हो गई, एक बुनाई ये हो गई। इसके अलावा अगर और थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, चले अगला चित्र मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये सबसे सरल बुनाई जो होती है ये वाली बुनाई होती है, खटिया वाली। ठीक है,
इसके बाद में आप देखेंगे ये बुनाई आपकी आ गई। ये देखिए, ये बुनाई थोड़ा सा और स्पष्ट आपको दिखाई पड़ रही होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, ये होता है वार्प, ठीक है। जो लंबा वाला होता है उसको वार्प बोलते हैं, ताना। और जो ये वाला होता है आपका, ये वाला मतलब कि ये वाली जो लाइन है, ये ऐसे घूम करके ये इस तरीके से जाती है, ठीक है। ये ठीक है, ये इसको बाना बोलते हैं, ठीक है। बेल्ट माने होता है बेफ्ट माने होता है बाना, और वार्प माने होता है ताना, ठीक है। तो ताना और बाना ये होता है, ठीक है। ये आज के बाद में आप भूलिएगा मत। और चित्र अगर बनाने की बात है बुनाई के, तो आप ऐसे चित्र बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एकदम से एग्जैक्ट ऐसा बना दें, लेकिन आप बना सकते हैं बड़े आसानी से। तो चित्र के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत तो और इफेक्टिव लगता होगा और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ, ठीक है। चले थोड़ा सा और चित्रों के एक आध चित्र मैं आपको और दिखा दूँ, ठीक है। देखें, ये एक प्रकार से कुछ प्रागैतिहासिक काल की बुनाइयाँ हैं, इसको आप देखें, ठीक है। ये बुनाई, ये तो इस तरीके की बुनाइयाँ ये प्रागैतिहासिक काल की हैं। ऐतिहासिक काल में ऐसी बुनाइयाँ हुआ करती थी। लेकिन आजकल की जो बुनाइयाँ हैं, जैसे स्वेटर बुनना हो गया, ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे कि बुनाई में बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो ये बुनाई के प्रकार में मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी, ठीक है। अब थोड़ा सा सिलाई मशीन के बारे में जान लें। सिलाई मशीन का एक प्रकार से स्ट्रक्चर समझ लें, क्योंकि अभी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा सिलाई मशीन का सचित्र वर्णन करें। सिलाई मशीन के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये आपका सिलाई मशीन होता है। ये देख रहे हैं कई सारे लोगों ने इसको डाला है बना करके। हालांकि इसको मैं इमेज में देखने का प्रयास करता हूँ ताकि और स्पष्ट आपको दिखे, ठीक है। कोई इमेज आ जाए अच्छी सी तो मैं आपको दिखा दूँ उसको। तो सिलाई मशीन बेसिकली कुछ ऐसी होती है, आपको समझ में आ गया होगा कि सिलाई मशीन क्या होती है। अब थोड़ा सा और आगे चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चले और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं, चूँकि आपके पास समय भी कम है और परीक्षा भी आपकी, हालांकि चले एक दिन आपकी परीक्षा थोड़ा सा टल गई, इसके लिए जो है आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। चले, ओ सॉरी, चले भाई, यहीं पर हम लोग थे, ठीक है। तो ये हम लोग कपास के बारे में जानने वाले थे कि भाई कपास क्या होता है। तो ये जानने का प्रयास करते कपास, ठीक है। कपास की भौतिक विशेषताएं क्या होती। कपास तो मैंने आपको बता दिया कि जो कॉटन होता है उसी को कपास कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉटन को ही कपास बोलते हैं। किसको बोलते हैं भैया? कॉटन को ही क्या बोलते हैं? कपास बोलते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कपास है क्या, ठीक है। देखिए, कपास की भौतिक विशेषताएं समझने का प्रयास करें। देखिए, पहली विशेषता, कपास की संगठन में कपास का तंतु मुख्यतः सेलुलोज रेशों का बना होता है, जिसमें 82% से 90% तक जलांश होता है, यानी जल का अंश होता है, और 5 से लगभग 8% भाग जो है प्राकृतिक अशुद्धियाँ होती हैं। दूसरी बात, रचना और रूप की बात की है तो अणुवीक्षण यंत्र के द्वारा देखने से, अणुवीक्षण यंत्र मतलब कि दूरबीन वगैरह से देखने पर प्रतीत होता है कि कपास का तंतु चपटा बल खाए फीते के समान होता है। जब यह कच्चा होता है तो बनावट में नली के समान होता है, नली में रस भरा होता है। जब यह पक जाता है तो उसका रस सूख जाता है और नली नष्ट हो जाती है तथा तंतु फीते के समान चिपटे दिखाई पड़ते हैं। इसी कारण से कपास की तंतुओं में चमक होती है और ना कि लचक, यानी उसमें लचक कम और चमक ज़्यादा होती है। तीसरी विशेषता ये होती है इसकी भौतिक विशेषता, लंबाई और व्यास। साधारणतः लंबे कोयों वाली जो कपास होती है, लंबे जो बीज वाले होते हैं कपास, उनका व्यास अत्यधिक होता है और सुंदर होता है। तंतु के व्यास में 12 से 20 माइक्रोन की विभिन्नता पाई जाती है। चौथी बात, रंग जो होते हैं समस्त प्राकृतिक तंतुओं में कपास का तंतु सर्वाधिक सफ़ेद होता है, किंतु कच्ची कपास में नाइट्रोजन आदि के तत्व होने के कारण से उसका रंग भूरापन लिए हुए होता है। ब्लीचिंग आदि करने से इसकी सफ़ेदी अत्यधिक बढ़ जाती है, ठीक है। ब्लीचिंग एक परिसज्जा का एक तरीका होता है, इसके माध्यम से वस्त्रों की सजावट को और अच्छा किया जाता है, ठीक है। अगला है स्वच्छता। स्वच्छता की अगर बात की तो कपास का तंतु दूसरे चिकने तंतुओं जैसे कि रेशम, लिनन और रियान के समान तो स्वच्छ नहीं होता, किंतु अन्य तंतुओं की अपेक्षा इसकी धुलाई अत्यधिक सरलतापूर्वक आप कर सकते हैं। यह तंतु ऊन मतलब उन सब तंतुओं में श्रेष्ठ माना जाता है जिसकी नियमित धुलाई की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर के कपास जो है नियमित वस्त्र पहनने के लिए या धुलाई के लिए उपयोगी है। रेशम, लिनन, रियान जो होते हैं ये सब एक किसी पार्टी वगैरह में जाने के या फिर कभी कभी आप पहन सकते हैं, ज़्यादा हमेशा पहनने वाले वस्त्रों में नहीं है, ठीक है।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका, कपास के रेशे पर फफूंदी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो फफूंदी का प्रभाव, सूती वस्त्रों को आर्द्रावस्था में, यानी जब नमी वाले वस्त्रों में आप रखेंगे बहुत दिनों तक, तो उन पर रखने से क्या होता है, ऊन पर सफ़ेद उन पर क्या हो जाता है, फफूंदी पड़ जाती है, फफूंदी लग जाती है। फफूंदी के स्थान पर काली चित्तियाँ पड़ जाती हैं, वस्त्र गल जाता है, फफूंदी वाले वस्त्र से दुर्गंध आने लगती है। इसके अलावा मांड वाले वस्त्र में फफूंदी और भी जल्दी लगती है। कृत्रिम विधि से पारिस्कृति और परिसज्जा की विशिष्ट विधियों से सूती वस्त्र की फफूंदी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है। मतलब कि उसकी फफूंदी ना लगे, इसके लिए कई प्रकार के सिस्टम किए जाते हैं। सूती वस्त्रों को नम अवस्था में बंद नहीं करना चाहिए, इससे वो वस्त्र खराब भी हो जाते हैं। पूर्णतः सूख जाने पर ही इन्हें वायुरुद्ध स्थान पर रखें, यानी जैसे स्थान जहाँ पर वायु ना जाए, ऐसे स्थान जहाँ पर एक प्रकार से धूप ना जाए, वहाँ पर एक प्रकार से जब ये सूख जाएँ पूर्ण रूप से बाहर धूप में, तब रखें। सूती वस्त्रों में कीड़े नहीं लगते हैं। कुछ ऐसे सूती वस्त्र जो ऊनी अथवा किसी अन्य प्रकार के रेशों के सम्मिश्रण से बनते हैं, उनमें कीड़े लगने की संख्या बनी रहती है, यानी कि सूती वस्त्र में कीड़े नहीं लगते हैं, फफूंदी लगती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, क्लियर। जबकि आप देखते हैं अन्य वस्त्रों में फफूंदी, रेशम में फफूंदी नहीं लगती है और एक प्रकार से लेकिन कीड़े लगते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, नीचे के धागों में गुच्छे बनने को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। नीचे के धागों में गुच्छे बनना मतलब कि जब मशीन जो होती है उसमें जो नीचे के धागे होते हैं उसमें गुच्छे बन जाते हैं कभी कभी। तो इसके कई कारण है। पहला कारण कि सुई को ठीक से, अगर सुई ठीक से नहीं लगाई जाती हो तो, या सुई उचित साइज की ना हो तो एक प्रकार से गुच्छे बन जाते हैं। दूसरी बात, सुई अगर टेढ़ी होती है तो भी नीचे के धागों में गुच्छे बनने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा धागा सुई के ठीक से ना पड़ा हो, मतलब कि धागा अगर सुई में ठीक से नहीं डाला जाता है तो भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। इसके अलावा ऊपर का भाग, मतलब ऊपर का धागा ठीक से ना डाला गया हो तब भी दिक्कत आती है, और धागे का तनाव अधिक ढीला हो तब भी एक प्रकार से नीचे के धागों में गुच्छे बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, सुई के बार बार टूटने को संक्षेप में स्पष्ट करें। तो ये निम्न दोषों के कारण हो सकता है, जैसे कि कई दोष हैं इसके, जो सुई मशीनों की टूट जाती है। पहली बात, सुई कपड़े के उपयुक्त ना हो, यानी कपड़ा मोटा हो और सुई पतली हो तब टूट जाएगा। दूसरी बात, सुई क्लैंप में पूरी तरह से घुसा करके कसी ना गई हो या क्लैंप ना कसा गया हो तो ऐसी स्थिति में सुई टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। तीसरी बात, सुई टेढ़ी हो तो भी टूट जाएगी। बॉबिन केस का रिंग अगर गलत लगाया गया होगा तो भी एक प्रकार सुई के बार बार टूटने का खतरा बना रहेगा। अगला प्रश्न है, मशीन के भारी चलने को संक्षेप में स्पष्ट करें। मशीन भारी है मतलब कि गाढ़ा क्यों चलता है? मशीन इसलिए गाड़ी चलती है क्योंकि शटल में धूल या मैल जम जाती है तो चलता है। बहुत दिनों से अगर मशीन में आप तेल ना डालें तो भी, या पुर्जों में तेल अगर आप नहीं डालेंगे या उसमें मलबा जम गया है तो भी एक प्रकार से मशीन बहुत गाढ़ी चलेगी। इसके अलावा शटल या बॉबिन केस में धागा फंस गया हो तब भी एक प्रकार से मशीन जो है गाढ़ी चलती है, यानी कि भारी चलती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बॉबिन के धागे के टूटने के कारणों को बतलाइए। यानी जो एक प्रकार से बॉबिन के धागे होते हैं क्यों टूट जाते हैं। पहली बात, यदि बॉबिन में धागा ठीक से ना लपेटा गया हो तो टूट जाएगा। दूसरी बात, यदि बॉबिन का पेंच जो है अधिक कसा हुआ होता है तो यानी ज़्यादा कस देंगे तो भी धागा टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा यदि ऊपर व नीचे के धागों के तनाव में अधिक अंतर होता है, ऊपर और नीचे के धागे के तनाव में उसमें ज़्यादा एक प्रकार से तनाव होता है तो भी एक प्रकार से दिक्कत होती, टूट जाते धागे। यदि शटल यानी कि बॉबिन केस ठीक से ना लगा हो तो भी टूट जाता है धागा। तो ये सब बॉबिन के धागों के टूटने के कई प्रकार हैं, कई कारण हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, गृह प्रबंध या गृह व्यवस्था से क्या आशय है। तो परिवार के उपलब्ध साधनों के सदुपयोग के लिए आवश्यक निर्णय लेना तथा लिए गए निर्णय के आधार पर परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध साधनों का सदुपयोग करना ही गृह प्रबंध या गृह व्यवस्था कहलाता है। सीधा सीधा मतलब ये है कि गृह प्रबंधन या गृह व्यवस्था ये होता है कि जितना साधन उपलब्ध है उतने ही साधनों का प्रयोग करके हम एक प्रकार से अपने संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें। मतलब कि 10,000 रुपये अगर हम कमा रहे हैं तो उसी 10,000 रुपये में हम बच्चे की स्कूल फीस भी भर दें। इसके अलावा जो है अपने लिए एक प्रकार से एक मोटरसाइकिल भी ले लें, मतलब मोटरसाइकिल 10,000 में नहीं आएगी, अपने लिए एक वस्त्र भी ले लें, अपनी एक प्रकार से बीवी को शॉपिंग भी करवा दें। इस तरीके से कई सारी चीज़ें हम कर लें। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा गुरुजी की शादी हो गई तो बीवी की बात करने, मेरी शादी नहीं हुई है। ठीक है, तो गृह प्रबंध या गृह व्यवस्था से क्या आशय है? आशय है कि भाई परिवार को चलाने के लिए जितना परिवार की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, और जितने साधन आपके पास उपलब्ध हैं, मतलब कि उपलब्ध संसाधनों का या उपलब्ध साधनों का प्रयोग करके
आपके अधिकतम से अधिकतम जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर ली जाए, यही गृह प्रबंध या गृह व्यवस्था होती है। अगला क्वेश्चन से गृह प्रबंध की एक व्यवस्थित परिभाषा दीजिए। देखिए, गृह प्रबंध जो होता है उसकी परिभाषा की अगर बात की जाए तो गृह प्रबंध जो होता है, गृह प्रबंध निर्णयों की एक ऐसी श्रृंखला है जो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों के प्रयोग की प्रक्रिया को इंगित करता है। इस प्रक्रिया में 3 क्रमिक चरण होते हैं। पहला होता है प्लान करना, आयोजन करना, दूसरा होता है नियंत्रण यानी कंट्रोल करना, ठीक है, और तीसरा होता है निष्पादित करना, काम को करना, ठीक है। इस तरीके निष्पादित कार्यों का मूल्यांकन करना कि भाई जो लक्ष्य हमने रखा था वो लक्ष्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये एक प्रकार से 3 चरण होते हैं जो कि गृह व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। आगे देखेंगे, गृह प्रबंधन से होने वाले लाभों का उल्लेख कीजिए। गृह प्रबंधन से यानी कि होम मैनेजमेंट से क्या लाभ होता है? तो गृह प्रबंधन से कई लाभ होता है। पहली बात तो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। दूसरी बात, पारिवारिक आय व्यय का नियोजन में सहायक होता है, मतलब कि परिवार की आय कितनी है और उस आय के अकॉर्डिंग व्यय किया जाता है, तो सबसे ज़रूरी बात ये। तीसरी बात, रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में सहायक होता है। आप कैसे रहते हैं और किस तरीके का आपका चाल है उसमें बदलाव आ सकता है और आप अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं अगर आपने ये चीज़ों को किया, गृह प्रबंधन। इसके अलावा पारिवारिक वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने में सहायक होता है गृह प्रबंधन, यानी कम संसाधनों में उपलब्ध चीज़ों के आधार पर ही सारी चीज़ों की व्यवस्था कर लेना। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के नैतिक विकास में सहायक होता है, मोरल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी होता है गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन यानी कि घर को मैनेज करना, ये बड़ा जरूरी काम है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, रियान वस्त्रों की उपभोक्ताओं के लिए क्या महत्व रखता है? रियान वस्त्रों का उपभोक्ताओं के लिए महत्व, पहला महत्व यह है कि ऊष्मा के अच्छे संवाहक होते हैं। रियान वस्त्र जो होते हैं ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, इसलिए गर्मी के लिए उपयुक्त होते हैं। रियान के वस्त्र जो होते हैं गर्मी में पहने जाते हैं, ये ताप को एक प्रकार से या ऊर्जा को एक प्रकार से अवशोषित नहीं करते, उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। दूसरी बात, अवशोषक। रियान वस्त्र जो होते हैं विशेष करके विस्कोस रियान बहुत अच्छे अवशोषक होते हैं। इनकी अवशोषकता के कारण से या गर्मी में तथा अंदर पहनने के वस्त्र के लिए प्रयोग करे जाते हैं जो रियान के वस्त्र होते हैं। तीसरी बात, निम्न प्रतिस्कंदी होते हैं, इनमें प्रतिस्कंदता कम होने के कारण से सलवटें जल्दी पड़ती हैं इसमें। चौथी बात, प्रत्यास्था, यानी इनमें प्रत्यास्था का अभाव होता यानी कमी होती है, यानी कि अतः दबाव पड़ने के स्थान पर झोल पड़ जाता है और कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। यानी प्रत्यास्था का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रकार से स्प्रिंग की भांति नहीं होती कि भाई सिकुड़न ज़्यादा एक प्रकार से कभी कभी इसमें हो सकता आ जाए। इसके अलावा कीड़ों का प्रभाव नहीं पड़ता इस पर, ठीक है। रियान वस्त्रों पर कीड़े की लार्वा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः संग्रह समस्या इसमें नहीं उत्पन्न होती, यानी कि इस वस्त्रों को आप लंबे समय तक रख भी सकते हैं। नायलॉन और रियान में क्या अंतर है ये जान लेते हैं। देखिए, नायलॉन और रियान में विशेष करके कई अंतर हैं। पहला अंतर, जो नायलॉन के तंतु होते हैं ये तंतु रासायनिक विधि के द्वारा निर्मित होते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मुख्य रूप से शामिल होकर के तब नायलॉन के तंतुओं का निर्माण होता है। जबकि रियान जो होते हैं ये तंतु निष्क्रिय पदार्थ यानी सेल्यूलोज से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर ये होता है कि ये यानी कि जो नायलॉन के तंतु होते हैं शीत ऋतु के लिए उपयुक्त होते हैं, यानी नायलॉन के वस्त्र जो होते हैं ठंडियों के लिए उपयुक्त होते हैं, जबकि जो रियान के वस्त्र होते हैं गर्मियों के लिए उपयुक्त वस्त्र माने जाते हैं। तीसरा अंतर यह है कि नायलॉन को शीघ्र नहीं सोखता, मतलब कि नायलॉन को शीघ्र नहीं सोखता, जिससे ये कम भीगते, यानी पानी जो होता है इसको नहीं सोखता। नायलॉन को एक प्रकार से पानी शीघ्र नहीं सोखता पानी को, इसलिए कम भीगते हैं और शीघ्र सूख भी जाते हैं ये, ठीक है। यानी पानी को ज़्यादा एक प्रकार से अपने अंदर नहीं आने देते, इसलिए ठंडियों के लिए उपयुक्त होते। दूसरी बात, नमी का अवशोषक शीघ्रता से हो जाता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा सूखने में समय लगता है इसमें, ठीक है। नमी, चूँकि ये ठंडियों के लिए वस्त्र होते हैं, मतलब गर्मियों के लिए, ठीक है, और ये ठंडियों के लिए होता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पांचवा अंतर यह है कि इन पर रगड़ने पर, यानी कि जो ये रियान होता है आपका, जो रियान के वस्त्र होते हैं, ठीक है, सॉरी नायलॉन के जो वस्त्र होते हैं, नायलॉन के वस्त्रों की अगर बात की जाए तो ये नायलॉन की विशेषता है, ध्यान रखेंगे। ये नायलॉन की विशेषता है और ये आपकी रियान की विशेषता है। किसकी है? ये रियान की विशेषता है, ठीक है। तो जो ये होता है ये सिकुड़ते नहीं हैं, नायलॉन के तंतु सिकुड़ते नहीं हैं नायलॉन के वस्त्र, जबकि रियान के तंतुओं में सिकुड़न आ जाती है। इसके अलावा इन पर रगड़ने अथवा धुलाई क्रियाओं में विशेष फर्क नहीं पड़ता है। नायलॉन से आप रगड़ करके धुलाई करो, चाहे जैसे धुलाई करो, इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर धुलाई रियान के वस्त्रों की आप कर रहे हैं तो सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि भीगने पर ये कमज़ोर हो जाते हैं और ज़्यादा रगड़ने पर ये ख़राब हो जाते हैं, ठीक है।
इसके अलावा नायलॉन के जो वस्त्र होते हैं ये धूप में काफ़ी समय तक रखे जा सकते हैं, जबकि जो रियान के वस्त्र होते हैं धूप में अधिक देर तक रखने से ये ख़त्म हो जाते हैं, यानी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रियान और एक प्रकार से नायलॉन में अंतर हो गया। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। प्रश्न है कि सही नाप का क्या महत्व है, नाप लेने के सामान्य नियम क्या हैं, अथवा नाप लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी वस्त्र का नाप लेते समय एक स्त्री को या फिर एक पुरुष दर्जी को क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, कोई भी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पहली बात तो ये कि नाप के अनुसार कपड़े का सही अनुमान किया जाना चाहिए कि भाई नाप आपने ले लिया और तब आपसे पूछेगा कि भैया कितना वस्त्र लगेगा, तो आप बताएं कि भाई 1 मीटर 2 मीटर कपड़ा लगेगा। तो पहली बात ये महत्व। दूसरी बात, नाप लेकर के वस्त्र सिलने में विभिन्न अंगों की फिटिंग अच्छी आती है, ये भी अच्छी बात है। तीसरी बात है फिटिंग से आपका कपड़ा सी जाएगा, यानी सिलवाया कपड़ा जो होता है आपके फिटिंग का होता है। तीसरी बात, नाप सही होने पर कपड़ा काटने में सरलता भी होती है। चौथी बात, नाप सही होने से कपड़ा बार बार खोलना नहीं पड़ता, जिससे समय की भी बचत होती है और अच्छे तरीके से आप वस्त्र बना पाते हैं। नाप लेने के सामान्य नियम क्या क्या हैं, नाप लेते समय हम किन किन नियमों का पालन करते हैं या किन किन नियमों का पालन हमको करना चाहिए। सबसे पहली बात, जिस व्यक्ति का नाप लेना है हमको उसके दाएं ओर खड़े हो करके नाप लेना चाहिए। सबसे पहली बात क्या, जैसे उसका नाप लेना है तो उसके इधर खड़े हो दाएं तरफ, ठीक है, तो उससे ज़्यादा बेटर तरीके से आप उसकी नाप ले पाएंगे। दूसरी बात, व्यक्ति की पसंद का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि वो व्यक्ति जो है ढीला वस्त्र पहनता है कि कसा हुआ वस्त्र पहनता है। अगर टाइट पहनता है तो उसके अकॉर्डिंग नापें, अगर ढीला पहनता है तो उस हिसाब से नापें। ठीक है। तीसरी बात, प्रत्येक अंगों की नाप कपड़े की नाप के अनुसार अलग अलग लेनी चाहिए, यानी कि मानते बाजू की, यहाँ की, पैर के, मतलब पैंट की नाप करनी है तो पैंट का निचला हिस्सा, यहाँ का हिस्सा, ठीक है। शर्ट में आपका जो है ये चेस्ट पूरा देख लें, ठीक है। इसके अलावा पूरा मतलब कि यहाँ की फिटिंग पेट के आसपास की, ठीक है, कैसी होनी चाहिए, सारी चीज़, लंबाई कितनी होगी, सब चीज़ नाप लें। इसके अलावा नाप देने वाला व्यक्ति समतल स्थान पर खड़ा होना चाहिए। समतल मतलब कि ऊबड़ खाबड़ स्थान पर ना खड़ा हो कि भाई एक स्थान इसका ऐसे हो जाए दूसरा ऐसे हो जाए, ठीक है, यानी सीधा खड़ा हो ताकि एक प्रकार से सारी चीज़ें एकदम फिट से नाप ली जा सके, ठीक है। इसके अलावा शरीर के प्राकृतिक उभारों का विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि कपड़े की फिटिंग अच्छी आए, यानी कि शरीर के उभार का मतलब जैसे कि मान लेते हैं चेस्ट का भाग कभी कभी ऊंचा उठा होता है तो उसका ध्यान दें कि भाई कितना उठा है या कितना एक प्रकार से फैलाव इधर है, इन सभी का विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसके अलावा शरीर की गोलाई वाले भाग की नाप लेते समय नेले वाले व्यक्ति को 3 उंगलियां टेप के अंदर रख करके नाप लेनी चाहिए। जैसे कि गले की नाप लेते समय लगभग 3 उंगलियां एक प्रकार से ऐसे करें कि 3 उंगली से ज़्यादा एक प्रकार से उसमें जगह हो ताकि नाप अच्छा हो, ज़्यादा एकदम से कसा ना हो गला वगैरह, ठीक है, ये ध्यान रखें। इसके अलावा नाप लेने वाले व्यक्ति को झुक करके खड़ा नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा नाप में अंतर पड़ सकता है और कपड़ा छोटा या बड़ा हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगली बात ये है कि व्यक्ति जिसका नाप लिया जा रहा है कम वस्त्र पहने हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे स्वेटर कोट वगैरह पहने हो तो उसको निकाल करके तब उसकी नाप लें, ठीक है। इसके अलावा समस्त नाप को डायरी में साथ साथ नोट करते जाएं, जैसे कि दर्जी लोग इसे आप नापे, बाजू नापा, बाजू लिख लिया कि भाई इतना है, कमर नापी, कमर लिख लिया भाई इतना है, ठीक है, लंबाई कितनी है, सब कुछ आप लिख दें जिससे किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो और वस्त्र अच्छा सिल जाए, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रश्न आपका आ चुका है, शक्ति व्यवस्थापन की योजना बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शक्ति व्यवस्थापन का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं, देखिए शक्ति की योजना बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पहली बात, हल्के कार्य पहले करें और भारी काम बाद में करें। शक्ति व्यवस्थापन का मतलब ये होता है कि जो है काम बहुत अधिक है तो उस काम को कैसे किया जाए कि भाई उस काम को करने में हमको कम थका लगे, ठीक है, यानी कार्य सरलीकरण की विधि का प्रयोग करके, ठीक है। तो कार्य शक्ति व्यवस्थापन मतलब कि ऐसे काम पहले कर लें जो कि आपको हल्के काम हैं उनको पहले कर लें और भारी काम को बाद में करें। दूसरी बात, कार्य विश्राम और मनोरंजन तीनों को पर्याप्त महत्व दिया जाए, यानी कि कितने समय आपको काम करना, कितने समय आपको विश्राम करना और कितना मनोरंजन करना है। अगर ये तीनों आप करेंगे तभी अच्छे तरीके से आपका काम मैनेज हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, आप टायर्ड होंगे, थक जाएंगे। तीसरी बात, कार्य योजना में विश्राम को पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए, यानी कि आराम बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए, ठीक है। अब ये मत बोल दीजिएगा कि आराम हराम है, तो वो अलग समय सिचुएशन थी, लेकिन अगर आपको कोई काम कर रहे हैं अगर आराम कर लेंगे तो फिर जब दोबारा आराम करके आएंगे तो उतनी ही ऊर्जा आपकी तीव्र होगी और उतने अच्छे तरीके से आप पढ़ा पाएंगे या कुछ भी कर पाएंगे। चौथी बात, कार्यकर्ता की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाओं को ध्यान में रख करके योजना बनाई जानी चाहिए, ठीक है। तो ये सब एक प्रकार शक्ति व्यवस्थापन के एक प्रकार से योजना बनाते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका है कि थकान क्या है। तो पूर्व में किए गए कार्य के कारण से, यानी कि आपने पहले जो काम किया है उसके कारण से थकान की शारीरिक अवस्था आ जाती है। और शारीरिक अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें वर्तमान कार्य को करने की हमारी योग्यता कम हो जाती है। यानी कि हम जो पहले काम करके आए हैं, मान लेते हैं हम इस क्लास को पढ़ाने के बाद में अभी फिर आप कहें कि दूसरी क्लास पढ़ा दो सर जी, तो हमें थका लग जाएगी, क्योंकि अभी इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, खड़े खड़े जो है थोड़ा सा पैर भी दर्द करने लगता है, उसके बाद में बोलते बोलते मुंह भी दर्द करने लगता है, गला भी दर्द करने लगता है। इससे क्या होता है कि भाई थक जाते हैं व्यक्ति। तो ये मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की थकान हमारी हो जाती है। तो अब जा करके यहाँ से मैं भोजन करूँगा इसके बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं पे अच्छा मैं खाना खा के पढ़ा नहीं पाता हूँ, खाना खा के मैं पढ़ाऊँगा तो क्या हो जाएगा कि भाई खाना खा के पढ़ाने में क्या होता है, दिक्कत आ जाती है। जब आप एकदम से आराम करके आते हैं, निश्चिंत होते हैं, खाना खा के लगभग आधे घंटे आराम कर लिया, उसके बाद में फिर क्लास कर दिया, तो उससे बेटर मतलब वो या तो फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद पढ़ाओ, या फिर एक प्रकार से जब आप जो है पढ़ा लिखा करके आराम से जब निधरक हो तब जा करके आराम से खाना खाओ, उसके बाद में आराम करो। तो ये सिचुएशन होती है। हालांकि आराम जो होता है वो करने को तो मिलता नहीं है, क्योंकि इस समय पेपर चल रहे थे आपके, तो लगातार अब लास्ट पेपर शायद आपका है यही। इसके बाद में थोड़ा सा सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर से थोड़ा फुर्सत मिलेगी उसके बाद में, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय के अभी भी पेपर लगे हुए हैं तो उनके लिए व्यवस्था करूँगा। उसके बाद में आपके थर्ड सेमेस्टर की तैयारी विधिवत तरीके से मैं करवाने वाला हूँ। आपकी बार थर्ड सेमेस्टर की तैयारी आपकी चैप्टर वाइज होने वाली है, ठीक है। तो आप परेशान ना हो सकता है आपके लिए कोर्स भी मैं व्यवस्था कर दूँ जिसमें संपूर्ण सिलेबस आपके लिए व्यवस्था करी जाए। तो आप सभी लोग सजग रहिएगा, क्योंकि हो सकता है 10-12 दिनों में या 5-6 दिनों में मैं एक अनाउंसमेंट करूँ जिसमें आपको कोर्स के बारे में बताऊँ। और कोर्स की जो प्राइस होगी मात्र और मात्र कम से कम मैं 100 रुपये के आसपास ही रखूँगा। यानी कि 100 रुपये में आपको इतना, ऐसे मान लेते थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है होम साइंस, तो संपूर्ण होम साइंस पूरा का पूरा, जिसमें आपके मॉडल पेपर, पीडीएफ नोट्स, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा, उसमें आपको बहुत प्रॉफिट होगा। तो उससे क्या हो जाएगा, मात्र 100 रुपये को आपको पे करने होंगे और उसी 100 रुपये में आपको संपूर्ण कोर्स पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अभी नहीं, लेकिन जब भी लॉन्च करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसे आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर के लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में विधिवत तरीके से आपकी तैयारी मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। एक भी प्रश्न मतलब प्रश्न छूटेगा नहीं। लेकिन आपको अगर होम साइंस में अपना करियर बनाना है, आपको आगे चल करके एमए करना है होम साइंस से, तो आप ज़रूर उस कोर्स को पढ़ें। क्योंकि क्या होगा कि जब आप पैसे मात्र 100 रुपये ही पे करेंगे, 100 रुपये कोई बड़ी बात तो होती नहीं सभी के लिए, तो उससे ये होगा कि भाई अगर आप 100 रुपये दे रहेंगे तो आप मन लगा कर पढ़ेंगे। ऐसे क्या होता है फ्री में कि अरे चलो मन हुआ तो पढ़ लिया, मन हुआ नहीं पढ़ा। इससे आपके थोड़ा उससे क्या होगा, माइंड में क्या होगा कि ये लगेगा भाई 100 रुपये मैंने खर्च किए हैं तो कुछ ना कुछ तो पढ़ना चाहिए, तो आप क्लास लेंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर बढ़िया तरीके से मैं दूंगा और इससे क्वालिटी जो होगी और बेहतर दूंगा। जैसे उसमें क्वालिटी जो होगी बड़ी, ये तो रिवीजन क्लास दे रहा हूं, तो इस तरीके से आपको लगातार तमाम प्रश्न मैं दे रहा हूं, तीव्र गति से पढ़ा रहा हूं। उसमें मैं आपको एक एक चीज़ों को सटीक तरीके से समझाऊंगा, चित्रात्मक शैली में समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। थकान क्या है, तो पूर्व में किए गए कार्य के कारण से थकान की शारीरिक अवस्था वह अवस्था होती है जिससे वर्तमान कार्य को करने की हमारी योग्यता कम हो जाती है। अगला, थकान कई प्रकार की होती है। थकान बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक होती शारीरिक थकान, है शरीर से व्यक्ति थक जाए, और एक होती है शारीरिक या मनोवैज्ञानिक थकान। जैसे कि एक डॉक्टर जो होता है वो मनोवैज्ञानिक रूप से थकता है और एक जो किसान होता है शारीरिक रूप से थकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका, कार्य सरलीकरण क्या है। कार्य सरलीकरण बताएं। किसी भी कार्य को करने की सबसे आसान विधि, सबसे सरल और सबसे शीघ्र विधि को ही कार्य सरलीकरण कहा जाता है। यानी कि कोई भी काम कई विधियों से किया जाता है और जो सबसे सरल विधि हो उसी को कार्य सरलीकरण कहा जाता है। कार्य सरलीकरण की तकनीक बताइए। कई तकनीक है। पहली बात औपचारिक तकनीक, दूसरी है पेन या पेंसिल तकनीक। अगला क्वेश्चन से कार्य सरलीकरण के कुछ प्रमुख उपकरणों के नाम बताएं। जैसे कि कार्य सरलीकरण के लिए कई उपकरण है। आपको बता दो, पहले आप लोग जो है चूल्हे पर खाना बनाती थी, यानी कि पहले चूल्हा होता था, लकड़ी जला करके फिर रोटी वोटी सेकनी पड़ती थी। पहले बटुली में या कढ़ाई में सब्जी बनती थी, आजकल कुकर में सब्जी बनती है, ठीक है। तो कुकर जो मतलब कि कुकर जो है उसमें सब्जी जब बनती है, प्रेशर कुकर वगैरह में बहुत जल्दी बनती है। जैसे कि आप देखते हैं गैस आ गया, इंडक्शन चूल्हा आ गया, प्रेशर कुकर है, हीटर है, फ्रिज है, मिक्सर है, जूसर है। पहले मिक्सर नहीं होता था या एक प्रकार से ग्राइंडर वगैरह नहीं होते थे, ठीक है। विद्युत टोस्टर हो गया, विद्युत प्रेस हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई। पहले पटक पटक के वस्त्र धुलना पड़ता था, धड़ाम धड़ाम वस्त्र पटकते थे। पहले चौकी बनती थी, बढ़िया फर्श लगवाई।
और जब निरमा में उसको पहले भिया या मतलब कि निरमा में यानी जो है सर्फ में पहले पूरा वस्त्र भे देते थे, उसके बाद में फिर उसको पकड़ करके बढ़िया से 1 घंटा भिगोए रहता, फिर उसको पटकते थे चौकी पे गड़ाम गड़ाम, तब जा करके कुछ मैल वैल छूटती थी। आजकल क्या है, निरमा डालो, पानी डालो, वस्त्र फेंको, गड़ाम से मशीन बटन दाबो, खड़ा गन गन घूमा, काम खत्म, पानी में उधर डालो, धोए धाक वही फिर मशीन में डाल दो, सुखाए ख़त्म, वस्त्र छोड़ छाँट गया, बढ़िया उसकी धुलाई हो गई। ये हो गया। विद्युत प्रेस है, क्रिच बना लो बढ़िया प्रेस करके। पहले प्रेस जानते हो कैसे होता था, कोयला का प्रेस आता था, कोयला पहले उसमें ताप भट्टी बनाते थे, उस कोयला लगाते थे, उसको कोयला प्रेस में रखते थे, ताव आता था उसमें, तब लगा करके उसी समय जितना प्रेस कर पाता था तब प्रेस कर लेते थे। अब है विद्युत लाइट में उसको लगा दो, आराम से जब मन हो तब प्रेस कर लो, ठीक है। ऐसे ही पहले जो है कुकर पहले नहीं था तो चावल वावल पहले पानी खौलाते थे, अदहन पहले खौलता था कुछ देर तक, उसके बाद में बनता था। तो ये सब चीज़ें आजकल बहुत सरल तरीके आ गए हैं, बहुत तमाम प्रकार की विधियाँ आ गई जिससे आप जल्दी जल्दी खाना वगैरह जल्दी जल्दी तमाम काम हो रहे हैं। पहले सिल लोढ़ा होता था, इसे पीसते थे, मसाला पीसना पड़ता था। आजकल पैकेट वाले मसाले, पैकेट फाड़ा भर से तुरंत डाल दिया, काम खत्म। स्वाद भी बदलो। पहले की सब्जी जो बनती थी भैया, 10-10 रोटी हम लोग खा लेते थे, मम्मी हमारी बनाती थी मसाला पीस करके, 10-10 रोटी हम लोग खा लेते थे। लेकिन आज क्या है, 2-3 रोटी से ऊपर नहीं खा मिलता, क्योंकि क्या है कि भाई वही मसाला पैकेट वाला क्या पीसा, उन्होंने क्या डाला क्या नहीं। पहले मसाला पीसती थी, उसके बढ़िया पानी उनी डाल करके भूजा भूका मसाला होता था, धनिया हल्दी मिर्चा बढ़िया खड़ा खड़ा बढ़िया उसको ईमान दस्ता में कूटा जाता था। उसके बाद में उसको सिल लोढ़ा पे से बढ़िया बनाती थी, उसके बाद में वो मसाला भूजती थी, उसमें ग्रेवी बनाती थी सब्जी में डाल करके, फिर सब्जी बनती थी, भाई मज़ा आ जाता था। लेकिन अब आजकल क्या है, आजकल वही पैकेट वाला मसाला डाल दो, काम खत्म। पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हैं? पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रालेख अथवा प्रपत्र होता है जिसमें संबंधित परिवार के निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय के विवरण को दर्शाया जाता है। यानी कि एक अवधि में, एक समय में एक परिवार में कितना पैसा आता है, कितने लोग कमाते हो, कितना खर्चा होता है, उसी का विवरण होता है बजट। बजट बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बजट बनाने का प्रमुख उद्देश्य होता है गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जाए, यानी गृह व्यवस्था अच्छे तरीके से चलाई जाए। अगला प्रश्न है, पारिवारिक बजट के किस प्रकार को सर्वोत्तम बजट माना जाता है? तो बचत का जो बजट होता है, यानी कि बचत हो जिसमें, ऐसे बजट को सर्वोत्तम पारिवारिक बजट मानते हैं जिसमें बचत हो, ठीक है। जैसे मान लेते 10,000 रुपये का अगर परिवार का एक प्रकार से कमाई है, तो उनमें से लगभग अगर आपका 5,000 रुपये बच रहा है या 4,000 बच रहा है, 6,000 खर्चा हो रहा है, तो ये बजट अच्छा माना जाता है, यानी जिसमें बचत हो कुछ ना कुछ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, यदि पारिवारिक बजट में पारिवारिक आय के बराबर ही पारिवारिक व्यय का प्रावधान हो तो उस बजट को क्या कहेंगे? तो पारिवारिक आय के बराबर ही पारिवारिक व्यय हो, यानी जितना कमा रहे हो उतना खर्चा हो जाए, तो उस पारिवारिक बजट को संतुलित बजट कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्राथमिकता के आधार पर पारिवारिक बजट की 3 मदों के बारे में बताएं। प्राथमिकता, सबसे पहली बात तो आहार और संबंधित सामग्री, यानी खाने पीने की जो सामग्री होती है, सबसे पहली बात बजट में उसको शामिल किया जाता है। दूसरी बात वस्त्र और परिधान संबंधी मद, यानी कि फिर उसके बाद में देखा जाता है कि भाई कपड़ा किसको कौन कौन सा लेना, फिर कपड़े पर ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद में आवास, यानी कि कपड़ा भी पहन लेते हैं, तब एक प्रकार से घर वर बनाने की सोचते हैं। तो रोटी कपड़ा मकान, ये 3 आवश्यक मदें होती हैं हर एक मनुष्य की। अगला क्वेश्चन से, पारिवारिक आय के 4 प्रमुख स्रोत जो हैं उनका बताएं, यानी परिवार के लोग किस तरीके से पैसा कमाते हैं। पहली बात, या तो कहीं से वेतन आए, सरकारी वगैरह नौकरी हो या कोई भी नौकरी हो जो वेतन मिले, पहला काम। दूसरा, कहीं से आप व्यापार कर रहे हो उससे पैसा आए। तीसरा, व्यवसाय, मतलब व्यवसाय या व्यापार कर रहे हो। और चौथा अगला है आपका कृषि कार्य कोई कर रहे हैं या पशुपालन कर रहे हैं, तो उससे एक प्रकार से पैसा है। तो यही सब काम होते हैं, व्यापार करें, वेतन करें, नौकरी हो, या ठीक है कोई कृषि काम कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, इसके कारण से क्या हो, पैसा आए। तो फिर उसके बाद में हम पारिवारिक आय के यही सब होते पैसा कमाने के साधन। अगला प्रश्न, पारिवारिक आय में वृद्धि के लिए किए जाने वाले जो उपाय हैं उनका उल्लेख कीजिए। तो पारिवारिक आय में वृद्धि के लिए कई उपाय किए जाते हैं। पहला है गृह और सहायक उद्योग धंधों का समय का उचित विभाजन, श्रम एवं समय बचत के साधनों का प्रयोग, खाद्य पदार्थों का संरक्षण और संग्रहीकरण, धन का मितव्यय, बचत का उचित विनियोग तथा आय व्यय का संतुलित बजट बनाना। ये सब एक प्रकार से क्या होता है, आय में वृद्धि की जा सकती है इन सभी से, ठीक है। आगे देखते हैं, परिवार व्यय की एक सरल परिभाषा दीजिए। पारिवारिक व्यय यानी परिवार पर जो खर्चा होता है उसके बारे में बताएं। तो किसी निश्चित अवधि में यानी एक निश्चित समय में संबंधित परिवार के द्वारा अर्जित आय के उस अंश को पारिवारिक व्यय माना जाता है जो परिवार के सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्चा किया जाता है, उसी को व्यय कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। पारिवारिक आय की एक सरल और सुस्पष्ट परिभाषा दीजिए। तो पारिवारिक आय
मुद्रा, वस्तुओं और सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह होता है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने तथा उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। बिल्कुल, तो आय वो होता है और व्यय वो ऊपर मैंने बताया। तो आय व्यय की परिभाषा हो गई आपकी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न है, पारिवारिक व्यय के 4 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? पारिवारिक व्यय के 4 मुख्य प्रकारों में पहला है निश्चित व्यय, दूसरा है अर्धनिश्चित व्यय, तीसरा है अन्य व्यय और चौथा है आकस्मिक व्यय। ये सब एक प्रकार से पारिवारिक व्यय के 4 मुख्य प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। पहला कारक है परिवार के द्वारा अर्जित कुल आय, दूसरा है परिवार के रहन सहन का स्तर, तीसरा है परिवार का स्वरूप, चौथा है परिवार का आवासीय क्षेत्र, पांचवा है परिवार में बच्चों की संख्या और उसका व्यय, छठा है परिवार के मुखिया और अन्य सदस्यों का व्यवसाय, और अगला है आपका परिवार का सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण कैसा है, गृहिणी की दक्षता, गृहिणी कितनी जानकार है। ये सब एक प्रकार से पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, ये सभी एक प्रकार से कहने के परिवार के जो व्यय होता है, खर्चा होता है परिवार में, उन सभी में उपयोगी भूमिका निभाते खर्चे में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चलें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा सभी दोस्त। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानवकृत रेशा का निर्माण किससे होता है? तो मानवकृत यानी मनुष्य के द्वारा जो बनाए वाले मतलब कि जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं उनको मानवकृत रेशा कहते हैं। उनका निर्माण कपास लिंटर लकड़ी के भीतर, कपास लिंक्ड मतलब कि लिंटर लकड़ी के भीतर की लुगदी या बाँस, अन्न के दाने होते हैं उनके भीतर का जो भाग होता है, इन सभी से मानव निर्मित रेशों का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टस के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। एस्बेस्टस एक खनिज तंतु होता है जो विविध प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट का तंतुमय रूप होता है। इसके अतिरिक्त इसमें लोहा यानी कि आयरन, एल्युमिनियम और कुछ खनिज की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो भी इसमें पाई जाती हैं एस्बेस्टस में, और ये एक तंतु एस्बेस्टस का होता है। एस्बेस्टस तंतु की विशेषताएं बताइए। ये धागा बनता है इससे। तो एस्बेस्टस तंतु की अगर बात की जाए तो यह अत्यधिक खनिज तंतु है। ठीक है, मतलब आधात्विक यानी कि ये धातु नहीं है, आधात्विक खनिज तंतु है। ये इटली में, खास करके कनाडा में, दक्षिणी अमेरिका के विभिन्न चट्टानों से प्राप्त होती हैं। एस्बेस्टस के तंतु ज्वलनशील होते हैं यानी कि जलने मतलब जो एक प्रकार से जलते नहीं है, ये जंग प्रूफ होते हैं। ठीक है, इसमें जंग नहीं लगती है। एसिड प्रूफ होते हैं, एसिड का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन्हीं विशेषताओं के कारण से इनको समन वाले व्यक्तियों की पोशाक यानी जो एक प्रकार से फायर ब्रिगेड के होते हैं, जो आग बुताने के लिए जाते हैं, वो जो उनके जो वस्त्र होते हैं वो एस्बेस्टस के ही बनते हैं। यानी कि बुलेट मतलब कि जो अग्निशामक यंत्रों में या खास करके आग बुताने में जैसे दमकल वगैरह के साथ जो जाते हैं वो यही प्रकार के वस्त्र पहने रहते हैं कि ताकि उनको आग से बचाने में, या ऐसे तमाम प्रकार के पर्दे वगैरह बनाए जाते हैं जो कि एक प्रकार से आग से ना जलें। ठीक है, वो होते हैं। विभिन्न प्रकार के रियान का नाम बताएं। रियान कई प्रकार के होते हैं, उन्हीं का नाम बताएं। तो रियान कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका नाइट्रोसेलुलोज रियान, दूसरा होता है विस्कोस रियान, तीसरा होता है कुप्रामोनियम रियान। तो ये रियान के कई प्रकार हैं। पहला है नाइट्रोसेलुलोज रियान, इसको कपास पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया के करके बनाते हैं। विस्कोस रियान की अगर बात की तो बाँस की जो लुगदी होती है, लुगदी मतलब जो बाँस का एक प्रकार से जो खुइया होती है, लुगदी मतलब कि जो बांस का रॉ मटेरियल होता है उस पर कास्टिक सोडा की अभिक्रिया करवाते हैं, क्रिया करवा करके और विस्कोस रियान तैयार किया जाता है। और एक होता है कुप्रामोनियम रियान, इसको कपास की पट्टियों पर कॉपर सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया के द्वारा इसको कुप्रामोनियम रियान तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नायलॉन के विभिन्न मतलब के विषय में आप क्या जानते हैं। तो नायलॉन और रियान में अंतर भी मैंने आपको बताया। जैसे नायलॉन के विषय में आप क्या जानती हैं। नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? 1928 में न्यूयॉर्क की ड्यूपोंट कंपनी के डॉक्टर कारार्थर्स ने किया था। नायलॉन तंतु का बहुलक रेशा होता है। यह तंतु चिकना होता है, गोल होता है, अल्प पारदर्शी होता है, यानी कि इसके उस पार नहीं दिखता, मतलब कम थोड़ा बहुत दिखता है। दीर्घाकार होता है। वस्त्र बनाते समय इन्हें आवश्यकता के अनुसार लंबाई के हिसाब से काट लिया जाता है। अच्छा, रियान के पिता कौन है? रियान के जनक कौन है? 1892 ईस्वी में क्या हुआ? काउंट हिलेरे डी कार्बोनेट मतलब कार्डोनेट, काउंट हिलेरे डी कार्डोनेट ने पहला रेशा नाइट्रोसेलुलोज बनाया, जिससे उन्हें रियान का पिता कहा जाता है। तो रियान का पिता किसको कहते हैं? काउंट हिलेरे डी कार्डोनेट को रियान का जनक आता है, चूँकि इन्होंने सबसे पहले रियान के तंतु का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। डेक्रॉन के विषय में आप क्या जानती हैं? डेक्रॉन
इस तंतु का आविष्कार सन 1946 ईस्वी में हुआ था। यह तंतु पॉलिएस्टर से बनता है। ये तंतु सीधे, चिकने और पर्याप्त गोल होते हैं। इन्हें ताप सुनम में बनाया जाता है, ठीक है, ताकि ताप में एक प्रकार से ये काम कर सकें। आगे देखते हैं गृह प्रबंध के महत्व की संक्षिप्त विवेचना करें। देखिए, गृह प्रबंध का महत्व परिवार के सभी सदस्यों के लिए जरूरी होता है। यदि किसी परिवार में गृह प्रबंध नहीं है तो समुचित आय होते हुए भी परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी, ठीक है। समुचित पूर्ति नहीं हो पाती है और परिवार में असंतुलन का माहौल बन जाता है, ठीक है। आवश्यकताओं में असंतुलन हो जाता है, आय व्यय का संतुलन बिगड़ जाता है। गृह प्रबंध समुचित रूप से लागू नहीं किया जा सकता, मतलब किया जाता तो पारिवारिक व्यवस्था भी बिगड़ जाती है, परिवार में झगड़े होते हैं, अनुशासन भंग हो जाता है। इससे परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच में आपसी संबंध सहयोगात्मक ना रह करके टकराव वाले हो जाते हैं, घर में बांट बिकिन हो जाता है, मारपीट होने प्रारंभ हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि पारिवारिक संगठन, आवश्यकताओं की पूर्ति तथा परिवार की उन्नति और विकास के लिए गृह प्रबंध का विशेष महत्व। यानी कि मान लेते हैं एक परिवार में 4 भाई हो और चारों की रुचि अलग अलग है, तो गृह प्रबंध के द्वारा ही आप जान पाएंगे कि भाई ए नाम के व्यक्ति के लिए, यानी ए भाई के लिए क्या क्या चाहिए, बी के लिए क्या चाहिए, सी के लिए, डी के लिए, बी को क्या पसंद है, सी को क्या पसंद है, डी को पसंद क्या है। ये सब तभी आप जान पाएंगे जब गृह प्रबंधन आपके घर में होगा। यानी कि घर का कैसे चलाना है ये मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। तो गृह प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है और एक गृहिणी जो एक प्रकार से घर को चलाती है उसको बहुत ज़रूरी होता है कि भाई सभी की विशेषताओं को, सभी के जो है चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से वो जाने, ठीक है। आगे देखते हैं, यद्यपि गृह प्रबंध का महत्व परिवार के सभी सदस्यों के लिए होता है, परंतु इसका सर्वाधिक महत्व गृहिणियों के लिए होता है, क्योंकि हमारे समाज में परंपरा के अनुसार अधिकांश महिलाएं घर पर ही रहती हैं और गृह प्रबंध और व्यवस्था का दायित्व महिलाओं का ही समझा जाता है। बेसिकली पुरुषों का प्रमुख कार्य होता है धन का उपार्जन करना, धन कमाना, पैसा कमाना और धन का सही उपयोग करना। व उसे परिवार की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व जो होता है वो एक महिला का होता है, गृहिणी का होता है। यानी कि परिवार, मतलब पुरुष केवल पैसा कमाना जानता है, उसको खर्च नहीं कर पाता सही तरीके से। तो पैसे को खर्च कैसे करना है परिवार, और पैसे को किस तरीके से खर्च करना है और उचित खर्च करना है, ये एक स्त्री ही जानती है। तो चूंकि इसलिए जानती है चूँकि वो एक प्रकार से गृह विज्ञान को पढ़ी रहती है। तो अगर आप गृह विज्ञान पढ़ करके जाएंगी तो जहाँ पर आपकी शादी वगैरह होगी तो अच्छे तरीके से आप घर को मैनेज कर पाएंगी, ठीक है। तो प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्यों की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए, मूल्यों के अर्थ और परिभाषा संबंधी उपयुक्त विवेचना के आधार पर सामाजिक मूल्यों की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं दी जा सकती हैं। सामाजिक मूल्य की बात की सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू का मतलब ये होता है समाज में कुछ मूल्य होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, कुछ मानदंड होते हैं जिनके आधार पर समाज काम करता है। समाज के जो नियम होते हैं, मूल्य होते हैं, उनको मानना एक प्रकार से ज़रूरी होता है। समाज में एक प्रकार से कई मान्यताएं होती हैं, तो उन्हीं मान्यताओं को मूल्य कहते हैं, सोशल वैल्यूज बोलते हैं। तो वो क्या हैं? पहली बात, सामाजिक मूल्य जो होते हैं वो सदैव अमूर्त होते हैं, यानी दिखाई नहीं देते हैं। मूल्य कोई भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। सामाजिक मूल्य हमेशा अमूर्त होते हैं। अमूर्त माने कि डोंट टच डोंट सीन, ना तो आप उसको देख पाएंगे ना ही छू पाएंगे, अमूर्त होते हैं, क्योंकि मूलभूत रूप से यह मानसिक धारणाएं हैं। दूसरी बात, मतलब कि मानसिक धारणाएं मतलब कि ये विचारधाराएं होती हैं, मूल्य इसलिए दिखाई नहीं पड़ते, ठीक है, इमोशंस होते हैं। दूसरी बात, सामाजिक मूल्यों का संबंध व्यवहार के ढंग से होता है। ये सामाजिक व्यवहार को मान्यता और महत्व प्रदान करने के मापदंड होते हैं सामाजिक मूल्य। तीसरी बात, सामाजिक मूल्य मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, ये सांस्कृतिक देन होती हैं। संस्कृति के द्वारा जो मनुष्य के या समाज के जो मूल्य होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। चौथी बात, सामाजिक मूल्य के ही आधार पर विभिन्न सामाजिक तथ्यों का चुनाव होता है, अर्थात उनके उचित अनुचित का निर्धारण होता है कि क्या सही है क्या गलत है, समाज के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सामाजिक मूल्य ही डिसाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन से, मूल्य काफ़ी सीमा तक अस्थायी होता है, इसके प्रति व्यक्तियों की निष्ठा होती है तथा इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी ये मूल्य एक प्रकार से हस्तांतरित होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मूल्य हमेशा हस्तांतरित होते हैं। छठी बात, सामाजिक मूल्य ही समाज में विभिन्न कार्यों के लिए प्रेरक यानी मोटिवेटर और चालक के रूप में काम करते हैं, भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो मूल्य होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है, देखें प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मूल्य ग्रहण करने की प्रक्रिया को समझाइए, मूल्यों के चुनाव की प्रक्रिया को समझाएं। देखिए, कई बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं या विश्वास करते हैं कि वर्तमान समय में संचार साधन, जो कम्युनिकेशन के जो साधन हैं, उन साधनों और तकनीकी के क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से व्यक्तियों के लिए मूल्य ग्रहण करने के संबंध में कौशल विकसित करना महत्वपूर्ण होगा, यानी स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी हो गया है। मूल्य हो या ना हो, स्किल होनी चाहिए। हालांकि स्किल और मूल्य का कॉम्बिनेशन जिस व्यक्ति में होगा वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा और अच्छा काम कर पाएगा। रथ, हार्मिन और साइमन, इन तीनों ने मूल्य ग्रहण करने के लिए कई चरणों के बारे में बताया है।
पहला चरण होता है स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव करना मूल्यों का। दूसरी बात, विकल्पों के मध्य चुनाव करना। तीसरी बात, विकल्पों के जो है विवेकपूर्ण अध्ययन के बाद मतलब विचारपूर्ण अध्ययन, जो विकल्प होते हैं उनके विचारपूर्ण अध्ययन के बाद चुनाव करना, और मूल्य निर्धारण और समर्थन करना उसका, और प्रमाणित करना। कुल मिलाकर के समाज में जो मूल्य बनता है वो इन चरणों से होकर गुजरता है। पहले हम क्या करते हैं, पहले एक प्रकार से स्वतंत्रतापूर्वक चुनाव करते हैं किसी क्षेत्र का, कि इस क्षेत्र में क्या मूल्य या क्या नॉर्म्स होने चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है किसी क्षेत्र के लिए, उसका चुनाव करेंगे। फिर विकल्पों के मध्य में चुनाव करेंगे कि भाई इसके अलावा और भी कोई चीज़ की जा सकती है, तो उसके बीच में चुनाव करेंगे भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसके बाद में विकल्पों के विचारपूर्ण अध्ययन के बाद में आप चुनाव करेंगे कि भाई ये वाला ठीक है। उसके बाद में फिर मूल्य का निर्धारण करेंगे कि भाई ये मूल्य अच्छा है, इसी को लागू कर दो, उसका समर्थन सभी का प्राप्त होगा, सभी समूह के लोगों का। फिर उसके बाद में प्रमाणित हो जाएगा कि भाई हाँ ये मूल्य समाज के लिए बेहतर है, अच्छा है, और इसी को अपनाना चाहिए। ठीक है, ये मूल्य होते हैं जो कि सामाजिक मूल्य जो होते हैं वो पारिवारिक बजट या पारिवारिक आय व्यय के लिए भी उपयोगी होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने गृह विज्ञान के बारे में जाना, और गृह विज्ञान से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने समझ लिया, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो वस्त्र विज्ञान, परिधान का परिचय और परिवार संसाधन प्रबंध से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से आपने देखा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। ये महासंग्राम रिवीजन क्लास 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए होम साइंस BA सेकंड सेमेस्टर BA द्वितीय सेमेस्टर इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट होम साइंस। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।